पार्ट 13 की शुरुआत में दिखाते हैं हान की मॉम को ड्रिंक करते हुए देख घर में सब हैरान हो जाते हैं और उनकी चिंता करने लगते हैं क्योंकि आज तक मॉम ने कभी ड्रिंक को छुआ तक नहीं था। खैर जब हान मेडिसिन लेने अपने रूम में आती है तभी उसे एक आंटी का कॉल आता है और वो बताती है कि उसकी मॉम को सब कुछ पता चल चुका है कि हान ने अल्कोहल की वजह से अपनी शादी नहीं तोड़ी बल्कि जो ने उस पर चीट करा था। एक्चुअली वो आंटी जो और हान की शादी में जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनको भी झटका लगता है कि जो ने हान पर चीट करा और ये बात उन्होंने हान की मॉम को बता दी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हान की मॉम को ये सब कुछ नहीं पता है। या हान की मॉम को बहुत गिल्ट होता है कि उन्होंने हान को ड्रिंक करने के लिए ताने दिए, इवन मारा भी, जबकि वो पहले ही अंदर बहुत दुखी थी। अब जैसे ही मॉम रोकर बाहर निकलती है तो हान कहती है आपकी फ्रेंड का कॉल आया था, मैं जानती हूँ कि आपको सब कुछ पता चल गया है। अब मॉम रोते हुए हान से माफी मांगने लगती है तो हान कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही आपको कुछ नहीं बताया था। अब डैड और योंजो पूछने लगते हैं कि जरा हमें भी तो बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। अब मॉम उन्हें भी रोते हुए असली रीजन बता देती है और कहती है कि हान इतने टाइम तक सब अकेली सहती रही, हान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उस पर दया दिखाए, इसलिए वो मॉम को कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ मॉम, वो सब पास्ट था। खैर जैसे डैड को शादी टूटने का असली रीजन पता चलता है तो वो तो अभी के अभी जो को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे तैसे हान उन्हें रोक लेती है तो वो हान पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, क्या मेरे से बात करना इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम इतना सब कुछ अकेले क्यों सहती आई। और फिर रोते हुए कहते हैं माफ करना, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तो हान कहती है आप मुझ पे दया दिखा रहे हो इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैं सच में ठीक हूँ, अब आप रोना बंद करो। फिर वो अपने डैड को कंफर्ट करने के बाद वॉक करते हुए बाहर आ जाती है तो सामने से ईजन भी आ रहा होता है और उसे देख वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर ही सर रखकर रोने लगती है। तो ईजन पूछता है क्या हुआ, तो हान कहती है क्या मैं थोड़ी देर ऐसे ही रह सकती हूँ। अब वो थोड़ी देर तक रोने लगती है और ईजन उसे कंफर्ट कर रहा होता है और उसे रोते हुए देख वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। खैर फिर बाद में ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और हान उसे बता देती है कि उसकी शादी टूटने का असली रीजन उसकी फैमिली को पता चल गया है। ईजन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जब सब लोगों को पता चलेगा तब वो समझेंगे कि तुमने जो किया वो सही किया। तो हान कहती है इसलिए तुमने न जानने का नाटक किया है ना। तो ये सुनकर ईजन उसकी तरफ देखने लगता है। हान कहती है मैं जानती हूँ, तुम्हें पहले से ही पता था, मैं इतनी एम्बेरस थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फिर से तुम्हारा सामना कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हें पता था, अब मेरे पास खुलकर बात करने के लिए कोई तो है और वो तुम ही हो। ये सुनकर ईजन स्माइल करने लगता है। अगले दिन दिखाते हैं कि सियोन की बहन सियोन के पास आके उसे अच्छी अच्छी लड़कियों की फोटो दिखाने लगती है ताकि वो उसकी शादी करवा पाए और अपनी सास का मुंह भी बंद कर दे, लेकिन सियोन कहता है मैं किसी से प्यार करता हूँ, आप ये सब करना बंद करो। फिर सियोन यंग का फोन लेकर योंजो को कॉल करता है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। अब सही में योंजो यंग का कॉल पिक कर लेती है तो सियोन कहता है ये मैं हूँ, प्लीज कॉल मत काटना। और फिर कहता है क्या तुम सच में मुझे दोबारा नहीं देखोगी, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करने वाला। ये सुनकर ही वो कॉल कट कर देती है, लेकिन उसकी बहन ने ये सारी बातें सुन ली थी और सियोन भी कहता है आपने जो सुना वो सच है। तो उसकी बहन कहती है अभी हार मान लो, तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन सियोन की बहन ये समझ रही थी कि सियोन योंजो को नेशनल टीम में शामिल करना चाहता है क्योंकि योंजो पहले एक अच्छी स्पोर्ट्स स्टार भी रह चुकी है, लेकिन अब वो एक 2 बच्चों की माँ है, इसलिए वो उसे समझाती है कि योंजो पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो नहीं मानेगी, इसकी जगह तुम उसके बच्चों को तैयार कर सकते हो नेशनल टीम में भेजने के लिए। अब सियोन समझ जाता है कि उसकी बहन कुछ और ही समझ चुकी है तो वो भी वहाँ से रिलैक्स होकर जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोककर पूछती है कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, कौन है, क्या काम करती है, लेकिन सियोन कुछ नहीं बताता और वहाँ से चले जाता है। यहाँ ईजन पुलिस वाले के साथ बैठकर उस दिन के एक्सीडेंट की फुटेज देख रहा होता है, ये जानने के लिए कि क्या वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था या नहीं। और एग्जैक्टली ये पता चलता है कि वो ट्रक उनका पहले से ही पीछा कर रहा था, लेकिन उसमें ड्राइवर की शक्ल नहीं दिखती। साथ ही कई और फुटेजेस भी होती है जिसमें ये दिखता है कि कुछ दिन पहले कोई ईजन के घर घुसा था। पुलिस वाला ईजन से पूछता है क्या उसको किसी पे शक है, तो वो कहता है मेरे फादर पे। अगले दिन हान अपनी फैमिली को बताती है कि उसे अपनी जॉब वापस मिल गई है और वो जल्दी ही अब सियोल वापस जा रही है। तो डैड कहते हैं अच्छा है, आराम करने से बेहतर है कि तुम अपना काम में मन लगाओ। तो वही मॉम कहती है उस जगह की लीज का क्या, अब भी रियल एस्टेट एजेंट की ओर से कोई खबर नहीं आई है, सियोल में एक नई जगह रहने के लिए तुम्हें वहाँ का डिपॉजिट उससे वापस लेना होगा। लेकिन वो लोग थोड़ा सैड भी होते हैं कि हान फिर से सियोल जा रही है, तो उनको इमोशनल देख हान कहती है आप सब लोग कब तक ऐसे ही रहेंगे, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी, और अगर ऐसे ही रहना है तो मैं अभी के अभी सियोल के लिए निकल रही हूँ। तो वो सब कहते हैं ठीक है और पूछते हैं कि वैसे तुम कब से सियोल जाने वाली हो, तो वो कहती है अगले हफ्ते। अब हान अपने सियोल जाने वाली बात ईजन को भी बता देती है, तो वो कहता है इतनी जल्दी, तो वो कहती है मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब है, एटलीस्ट मैं वहाँ जाकर पैसे तो कमा पाऊंगी और मुझे अब जाने के लिए तैयारियां भी करनी पड़ेगी और मुझे कल सियोल भी जाना है। तो वो पूछता है कल क्यों, तो वो बताती है कि मुझे रियल एस्टेट एजेंट से अपना डिपॉजिट वापस लेना होगा और एक नई जगह ढूंढनी होगी रहने के लिए। वैसे शादी के बाद वो मेरा न्यूली वेड होम होने वाला था, लेकिन अब ये मुश्किल लगता है। और यहाँ ईजन उसकी बातें सुनकर सैड होता है। खैर फिर ईजन सियोन के साथ मिलकर कराटे प्रैक्टिस करने लगता है क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी वाली को लेकर सैड थे, क्योंकि एक तो सियोन को इग्नोर कर रही थी तो दूसरी जल्दी ही सियोल जा रही थी। अगले दिन जब हान अपनी रियल एस्टेट एजेंट से मिलने आती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी और बताती है कि कोई है जो तुम्हारी प्लेस में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर तो हान खुश हो जाती है कि उसे अब उसका डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। यह टाउन की औरतें फिर से हान को लेकर चर्चा कर रही होती है कि वो अचानक सियोल जा रही है, तो गॉसिपिंग आंटी फिर हान के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि वो वहाँ जाकर फिर से ड्रिंक करना शुरू कर देगी क्योंकि उसने उसकी वजह से ही तो अपनी शादी तोड़ी वगैरह वगैरह। अगेन हान की मॉम उनकी बातें सुन लेती है और उनको उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता
है और वो उन्हें भी सच बता देती है कि हान ने अल्कोहल की वजह से शादी नहीं तोड़ी बल्कि जू ने उस पर चीट किया था। ये सारी बातें वहाँ खड़े हुए हान ने भी सुन ली थी, इसलिए वो उन सबको अवॉइड करके वापस जाने लगती है। लेकिन मॉम उसके पीछे आकर उससे माफी मांगती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो हान नाराज नहीं होती बल्कि कहती है आपने जो करा सही करा, और अब वो हल्का महसूस करती है क्योंकि सबको ऑलरेडी उसकी शादी के टूटने का पता जो चल गया था। और फिर अपनी मॉम को बताती है कि मुझे जल्दी ही सियोल वाली जगह का डिपॉजिट मिलने वाला है क्योंकि कोई उस अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है जहाँ मैं रह रही थी। यहाँ इन सबको भी बहुत गिल्टी फील होता है कि उन्होंने हान का दोस्त होते हुए भी हान को शादी तोड़ने के लिए कितने ताने मारे और न जाने अनजाने में क्या कुछ नहीं कहा, जबकि वो सब कुछ अकेले सहती रही। तभी वहाँ सियोन की बहन आके एक फॉर्च्यून टेलर के बारे में बताती है और कहती है मुझे बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है और मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी कब होगी। तो ये सुनकर सियोन कहता है क्या मैं भी उससे मिल सकता हूँ क्योंकि मुझे हान के लिए बुरा लग रहा है। तो वो कहती है मेरी जगह तुम चले जाना और ये भी पूछ लेना कि तुम्हारी शादी कब होगी। तो वो कहता है समझ गया बहन। लेकिन ईजन को किसी फॉर्च्यून टेलर पर विश्वास नहीं था, वो ऐसी बातों पे विश्वास ही नहीं करता था। खैर यहाँ दिखाते हैं कि हान सियोल जाने के लिए पैकिंग वगैरह कर रही होती है, तभी उसकी फैमिली वहाँ आती है और डैड उसे डिपॉजिट विड्रॉल रिकॉर्ड का स्टेटमेंट वापस कर देते हैं। एक्चुअली ये वो पैसे होते हैं जो हान आज तक इनको भेजती रही खर्चा करने के लिए, लेकिन इन्होंने हान के पैसे संभाल कर रखे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हान की मेहनत वो यूं ही खर्च कर दें। अब हान ये जानकर हैरान होती है और वो पैसे उन्हें वापस देने लगती है। तो मॉम डैड कहते हैं कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम रखो, जब तुम सियोल जाकर नई जगह पर रहोगी तो तुम्हें काम आएंगे, इसलिए हान रख लेती है। उसके बाद योंजू उसे अपना ब्रांडेड पर्स देती है जो कि उसका फेवरेट था। तभी उनके घर पर सियोन, यंग और ईजुन आ जाते हैं जो कि बारबेक्यू पार्टी करने आए थे हान के सियोल जाने से पहले। और सियोन और यंग बताते हैं कि अभी हम फॉर्च्यून टेलर से मिलकर ही आ रहे हैं, हमने तुम्हारी किस्मत के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बार तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है और तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ जीतोगी। ईजुन कहता है मुझे तो फॉर्च्यून टेलर पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन ये लोग माने ही नहीं। तो यंग कहता है अच्छा हुआ हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, नहीं तो हम लगभग चुक गए थे सभी अच्छी चीजें सुनने से। तभी हान को एक कॉल आता है उसके रियल एस्टेट एजेंट का और वो सबको खुश होकर बताती है कि जहाँ मैं रह रही थी उसके मकान मालिक को एक नया किराएदार मिल गया है, इसलिए मुझे मेरा डिपॉजिट अब और भी जल्दी मिल जाएगा। इस पर सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब हान जैसे ही अपना मोबाइल चार्ज करने आती है तो उसे एक मैसेज मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। यहाँ सियोन अकेले में योंजू से माफी मांगता है और कहता है जब तुम्हारी फैमिली में बहुत कुछ चल रहा था तो तुम टेंशन में होगी और मैंने तुम्हें और टेंशन दे दी। योंजू कहती है हम बाद में बात करेंगे। तो वो कहता है पक्का, तो मुझे अवॉइड तो नहीं करोगी ना। योंजू कहती है तुम तो यहाँ हान के लिए आए हो ना। तो वो कहता है हाँ, ताकि हान स्पिरिट के साथ सियोल जा सके। देन ये लोग गाना गाने लगते हैं, डांस करते हैं, जिससे हान का मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और मॉम भी सबको एक एक ड्रिंक पीने के लिए हाँ कर देती है। ईजन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वो नहीं पीता था और मॉम कहती है कि एक ड्रिंक से कुछ नहीं होता। अब ईजन मना नहीं कर पा रहा था तो हान मना करते हुए कहती है कि कोई नहीं पिएगा, मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल पाया है। ये सुनकर उसकी मॉम और ईजन बहुत खुश होते हैं। तभी हान को एक शॉकिंग फोन कॉल आता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सभी गाँव वाले अपने हाथ में एक एक हथियार लेकर सियोल जाने के लिए निकलने लगते हैं ताकि वो जू की टांगे तोड़ सकें कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हान पर चीट करने की। ये सब देखकर तो हान की फैमिली और दोस्त शॉक हो जाते हैं। इवन यंग और सियोन भी टाउन वालों के साथ जुड़ जाते हैं कि हाँ चलो चलें। तभी ईजन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, और अब हान की बहन, मॉम, डैड और ईजन मिलकर पूरे गाँव वालों को शांत करवाने की कोशिश करने लगते हैं, वरना तो आज जू अपनी जान से हाथ धो बैठता। खैर इस टाइम हान को रियलाइज होता है कि वो कभी अकेली थी ही नहीं, उससे बस अपने दिल की बात इन लोगों को बताने की देर थी। आज उसे पहली बार इन लोगों में अपनापन दिखता है कि वो उसके लिए किसी की भी बैंड बजाने को तैयार हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान अपने मोबाइल को देख हैरान क्यों हुई थी। एक्चुअली रियल एस्टेट एजेंट को ये मैसेज ईजन को भेजना था क्योंकि वो ही हान के सियोल वाली प्लेस का नया किराएदार होता है और इस मैसेज में ईजन के लिए उस प्लेस का सारा पेपर वर्क था जब हान ने देख लिया था। अब इस बारे में जब वो अपने रियल एस्टेट एजेंट से पूछती है तो वो बताती है कि ईजन ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि जैसे ही वो डिपॉजिट देगा वो डायरेक्ट हान के पास जाना चाहिए क्योंकि वो ही अभी इस प्लेस की करंट क्लीनेंट होती है। इसलिए अब हान उसे देख स्माइल करते हुए मन में कहती है कि यही मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर है ईजन, और वो बहुत खुश है कि वो इस जगह पर आई। अगले सीन में दिखाते हैं कि हान ईजन को थैंक्स कहती है कि मेरी केयर करने के लिए तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज तुम वो लीज साइन मत करना। ईजन हैरानी से कहता है तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहती है वो सब छोड़ो, मैं जब तक उसी जगह पर रह लूंगी और एक बार सेटल हो जाए सब कुछ तब मैं डिपॉजिट लेकर कहीं और मूव इन कर लूंगी। लेकिन ईजन फिर भी उसकी हेल्प करना चाह रहा होता है तो हान कहती है तुम फिर शुरू हो गए, मैंने कहा था ना मेरी चिंता मत करो। याद है मैंने कहा था कि मैं एम्बेरस होने की वजह से तुम्हें देखना नहीं चाहती। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एंगेजमेंट कैंसिल होने का असली रीजन तुम्हें पता चले। मैं ये दिखाना चाहती थी कि मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी। मैं सही में तुम्हें पसंद करती थी, मुझे लगा ये सब पास्ट की बात है, लेकिन मैं डगमगाने लगी। तुम दया से मेरी केयर करते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं कुछ फील करने लगी थी। मैं दोबारा वो एम्बेरसमेंट फील नहीं करना चाहती थी, इसलिए मेरी केयर करना बंद करो। ये सब सुनकर ईजन हैरान हो जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अगले दिन हान सियोल में अपने काम पर वापस आ जाती है। सब उसका अच्छे से वेलकम करते हैं और साथ ही केम भी उस दिन की बदतमीजी के लिए हान से माफी मांग लेता है और हान उसे माफ भी कर देती है। यहाँ ईजन सैड होता है तो नर्स समझ जाती है कि हान सियोल चले गई है इसलिए वो सैड है। इसलिए वो ईजन से कहती है कि टाइम वेस्ट मत करो और हान के पास जाकर बताओ उसको कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो और इस बार हान को कहीं जाने मत देना। ईजन कहता है कि आपको पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फ्लैशबैक में दिखाते हैं
कि जब ईजन सियोल के हॉस्पिटल में काम करता था तो वहाँ उसका बाप आकर सामान तोड़फोड़ करने लगता है और ईजन के लिए पूछने लगता है कि वो कहाँ है। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अंकल किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रहे होते। तभी वहाँ ईजन आके अपने बाप को रोकने की कोशिश करता है तो वो ईजन को ही मारने लगते हैं। इसी में जब 2 नर्स उसके बाप को रोकने जाती है तो उसमें से एक नर्स को धक्का लग जाता है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है और शायद उसकी वही मौत हो जाती है। इसी वजह से ईजन डरा हुआ होता है कि कहीं उसके बाप ने हान को भी नुकसान पहुंचा दिया तो वो क्या करेगा, और इस वजह से ही वो अपने बाप को सालों से ढूंढ रहा है कि वो उन्हें जेल के अंदर करवा सके, लेकिन वो आज तक ईजन को नहीं मिले। उस घटना के बाद यहाँ हान के डैड सियोन की बहन से एक शॉप पर मिल जाते हैं और वो सियोन की भर भर कर तारीफें करने लगते हैं कि उस दिन जब वो हमारे घर आया था तो बहुत जोश में डांस कर रहा था, उसने हान का मूड भी बहुत अच्छा कर दिया। अब सियोन की बहन को ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद सियोन हान को पसंद करता है। यहाँ योंजो सियोन को मिलकर समझाती है कि वो लोग अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेट नहीं करें तो ही अच्छा है। तो सियोन कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारा लाइफ टाइम वेट करने को तैयार हूँ। योंजो कहती है मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। तो वो कहता है यही तो बात मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी। फिर वो अपनी साइड की स्टोरी बताता है कि उसके जब पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तो दोनों ने ही अपनी अपनी एक न्यू फैमिली स्टार्ट कर दी थी और मुझे और मेरी बहन को छोड़ दिया और पूछा तक नहीं कि हम किस हाल में हैं। और फिर योंजो से कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों का बाप बनने को तैयार हूँ। तभी वहाँ उसके बच्चे आ जाते हैं और वो उन्हें बहुत प्यार देने लगता है। यहाँ दिखाते हैं कि चीफ किम अब हान से बहुत अच्छे से बात करता है या यूं कहो ज्यादा ही तमीज दिखा रहा होता है, जैसे उसने हान के लिए कुछ खतरनाक सोच कर रखा हो। खैर अब ये सब हान को छोड़ ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ ईजन को घर पर अपना एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जो मुड़ा हुआ था। ये वही नोट होता है जिस पर ईजन ने हान के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी थी। इसलिए अब ईजन को हान के लिए घबराहट होने लगती है कि कहीं उसके डैड हान के पीछे तो नहीं पड़े हैं। यह हान जब घर जा रही होती है तो एक ट्रक उसके पीछे पड़ जाता है और अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलकर उसकी कार के शीशे फोड़ देता है, जिससे हान डर के मारे चिल्लाने लगती है। अब वो आदमी जैसे ही हान को नुकसान पहुंचाने जाता है तो सही टाइम पर ईजन आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसका बाप नहीं कोई और ही था। अब वो ईजन को मारने लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन फिर ईजन उसके ऊपर ज्यादा ही भारी पड़ता है और यहाँ हान जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। अगले सीन में दिखाते हैं पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था और ईजन बताता है कि उसका ही एक क्लाइंट है जिसने अल्कोहल का ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया था और उसकी अल्कोहल की आदत की वजह से वो पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए और वो जुए में सारे पैसे हार गया। लेकिन वो इस बात का इल्जाम ईजन पर लगाने लगता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि अब वो आदमी अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा था। खैर इस टाइम हान हॉस्पिटल में होती है, इसलिए ईजन जल्दी से हॉस्पिटल आता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं देखकर घबरा जाता है। तभी उसे नर्स से पता चलता है कि हान तो उसके लिए पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल चुकी है और जब वो बाहर आता है तो वो हान को टैक्सी में जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसे अब कॉल करके कहता है कि अभी के अभी उतरो। फिर वो हान के पास आकर कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें हॉस्पिटल में रुकने के लिए। तो हान कहती है हाँ लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। ईजन कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो हान कहती है चिंता मत करो मैं अब ठीक हूँ, और फिर वो उसे चेक करने जाती है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे देखने दो। तो ईजन दूर होकर पूछता है तुम्हें मेरे लिए चिंता क्यों हो रही है, बल्कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हान कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो और मैं भी अब ठीक हूँ। लेकिन वो तब भी उसकी चिंता करने लगता है। तो हान कहती है तुम मेरी चिंता करना बंद करो, मैंने कहा था ना मेरी केयर मत करना, मैं इस लायक नहीं हूँ, इस वजह से मैं चीजों को गलत समझ लेती हूँ, मैं फिर से ये गलती नहीं करना चाहती। ये कहकर जाने लगती है। तो ईजन पीछे से कहता है तुम गलती नहीं कर रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरे अंदर अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जब तुम रोती हो तो मुझे बुरा लगता है। और उसे पीछे से हक करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर वो उसे किस कर लेता है। यहीं से एक सीन में दिखाते हैं कि हान उस फॉर्चून टेलर के पास आई होती है, वो भी ईजन की कुंडली लेकर, और वो फॉर्चून टेलर ईजन के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि वो डॉक्टर है वगैरह वगैरह, और कहती है कि एक बार जब वो रिलेशनशिप में आ जाएगा तो वो उसे सही तरीके से आगे बढ़ाएगा। तुम दोनों 10 साल पहले किस कर चुकी हो जब तुम कॉलेज में थे। हान को तो उसकी ये बात बकवास लगती है, इसलिए वो वहाँ से चले जाती है कि मैं फालतू ही यहाँ आई। अब उसको क्या पता था कि फॉर्चून टेलर सच कह रही है। देन हान के जाने के बाद फॉर्चून टेलर कहती है कि ये दोनों जल्दी ही एक रात साथ में बिताएंगे, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 14 की शुरुआत में दिखाते हैं कि ईजन और हान अब ऑफिशियली कपल बन चुके हैं और साथ ही बहुत खुश भी होते हैं। देन दिखाते हैं कि ये दोनों अपने घर पर होते हैं और हान ईजन को मैसेज करके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए वो उसी वक्त दौड़ते हुए उसके घर जाता है। और हान जब सोने वाली होती है तो उसे मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आओ। ये पढ़कर वो खुश तो होती है, लेकिन पैनिक करने लग जाती है कि मैं क्या पहन कर जाऊँ उसके सामने। खैर फिर वो तैयार होकर नीचे आ ही जाती है। तो ईजन उसे देख हैरान होकर कहता है मुझे लगा तुम सोने वाली थी, क्या तुम इतना तैयार होकर सोती हो। तो वो कहती है हाँ। तो ईजन कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दोनों ही बहुत क्यूट और ऑकवर्ड लग रहे थे। फिर ये दोनों वॉक पर जाते हैं और जब ईजन उसका हाथ पकड़ता है तो हान कहती है अगर किसी ने देख लिया तो ईजन कहता है चिंता मत करो, इस टाइम सब सो गए होंगे। इसलिए अब हान उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, वो भी बहुत क्यूट तरीके से। लेकिन ईजन तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था और बस उसे घूरे जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर बहाना बना के आगे चली जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी इस क्यूट सी हरकतों से ईजन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। देन सुबह सुबह नर्स ईजन को अचानक डांस करते हुए देख लेती है, इसलिए वो बाद में थोड़ा उसका मजाक उड़ाती है, जिससे ईजन थोड़ा चिढ़ जाता है। खैर फिर नर्स उसको प्रॉमिस देती है कि वो किसी को भी हान और ईजन के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते थे कि गाँव में गॉसिप हो। यहाँ दिखाते हैं कि जिस कंपनी में हान काम करती है उसके डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि अब हान को प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम में बहुत
बहुत अच्छी है। चीफ किम डायरेक्टर का माइंड चेंज करने की कोशिश करता है कि हान उस पोजीशन के लिए सही नहीं है क्योंकि वो एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है, लेकिन डायरेक्टर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए किम इस बात से इरिटेट होकर हान को एक्स्ट्रा काम दे देता है। हान कहती है ये काम तो आज शायद ही हो पाए, तो वो उसे झूठ झूठ बताता है कि मैंने तुम्हारे प्रमोशन की बात की है डायरेक्टर से। ये सुनकर हान को विश्वास नहीं होता और वो कहती है सच में? तो वो कहता है हाँ, इस बार तुम्हें सच में प्रमोशन मिलकर रहेगा। तो ये सुनकर हान बहुत खुश होकर उसे थैंक्स कहती है और वो वहाँ से चले जाता है। बाद में हान की दोस्त उसे किम के बारे में वार्न करती है कि मुझे उससे एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। जैसे वो ये दिखाता है कि वो तुम्हारे साथ है लेकिन हमेशा तुम्हें ओवर टाइम करने के लिए छोड़ देता है, ज्यादा काम दे देता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो तुम्हारे पीठ पीछे वार कर सकता है। लेकिन हान प्रमोशन की बात से इतनी खुश होती है कि वो अपनी दोस्त की बात को सीरियसली नहीं लेती। दूसरी तरफ ईजुन भी सियोल में अपने मेंटोर से मिलने आया होता है और फेवर मांगता है कि वो हान का ध्यान रखे जब भी वो सियोल में होती है। तो वो मान जाता है और साथ ही कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल में अपनी पोस्ट पर वापस आ जाओ, कब तक तुम टाउन में रहोगे? तो ईजुन कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो कहता है जो हुआ वो भूल जाओ और अपने डैड की तलाश करना बंद करो, वो बहुत टाइम से मिसिंग है, इवन पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई। तुम कब तक इसे गिल्ट में जीते रहोगे? और यही सीन कट हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि ईजुन हान को पिक करने आता है और वो जल्दी से उसे देख हक कर लेती है और पूछती है तुम सियोल में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है क्या करूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने आया हूँ जो देर तक काम कर रही है। फिर थोड़ी देर तक तो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं, फिर टाउन जाने के लिए निकलते हैं। इसी बीच फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ईजुन इंजर्ड नर्स को चेक कर रहा था तो उसी टाइम ईजुन के डैड एक स्कैल्पेल उठा लेते हैं और जैसे ईजुन को मारने जाते हैं तो वहीं सीन कट हो जाता है। यही याद आते ईजुन इमोशनल हो जाता है। खैर फिर ईजुन हान को उसके घर ड्रॉप कर देता है और जैसे ही हान उसकी कार से बाहर जाने लगती है तो ईजुन उसे रोककर कहता है कि प्लीज मत जाओ, आज मेरे साथ रुक जाओ। देन वो उसे अपने घर लेकर आता है। दोनों बहुत ऑकवर्ड होते हैं। ईजुन पूछता है क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? तो वो कहती है हाँ और अपने हाथ धोने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी ईजुन देखता है कि उसका घर बिखरा हुआ है तो वो उसे जल्दी से सेट करने लगता है। इसी बीच बेचारे को लग भी जाती है और यहाँ हान थोड़ा टचअप करने लगती है। देन डिनर के टाइम हान डिसाइड करके बताती है कि वो सियोल में नहीं रहेगी, यहाँ से रहकर ही अपनी जॉब को हैंडल करेगी। तो ईजुन कहता है अचानक क्या तुम्हारे लिए ये मुश्किल नहीं होगा? तो वो कहती है तुम्हें न देखना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुनकर ईजुन हंसने लगता है और साथ ही खुश भी होता है। देन जब तक वो खाना बनाकर देता है हान को तब तक तो वो सो भी जाती है। तो ईजुन उसे प्यार से देखने लगता है, इवन उसका फॉरहेड पर किस भी करता है। दूसरी तरफ सियोन योंजू को मैसेज करके कहता है कि तुम बस मेरे साथ 3 डेट्स पर चलो, अगर उसके बाद भी तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई तो मैं हार मान लूंगा और पीछे हट जाऊंगा। अब योंजू मना करने जाती है लेकिन गलती से हाँ कर देती है तो सियोन ओवर एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ सियोन की बहन एक फोटो को देखकर ज्यादा ही खुश हो जाती है क्योंकि उसमें हान एक फनी पोस्ट में होती है। तो सियोन की बहन को लगता है कि उसका भाई सच में हान पर फिदा हो गया है, लेकिन वो ये नोटिस नहीं करती कि उन दोनों के बीच पीछे योंजू थी जिसकी फोटो सियोन ने संभाल कर रखी थी। यहाँ सियोन ये देख रहा होता है कि अपनी फर्स्ट डेट वाली लड़की को कैसे इम्प्रेस करा जाए और साथ ही अपनी स्किन केयर भी करता है। तो ये देख उसकी बहन हंसने लगती है तो वो ऑकवर्ड होकर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब हान उठती है तो बहुत पछताती है कि उसके और ईजुन के बीच कुछ भी नहीं हुआ, आखिर वो ऐसे कैसे अकेले सो गई। और यही बात अब वो ईजुन से कहती है कि आखिर तुमने मुझे ऐसे सोने कैसे दिया? तो वो कहता है मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया, तुम खुद ही सो गई थी। हान कहती है मुझे उठाना चाहिए था ना, मैं कल रात इमोशनली तैयार थी। तो वो कहता है तो क्या हुआ, तुम तैयार थी, तुम बहुत थकी हुई भी थी, मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने तुमसे साथ में नाइट स्पेंड करने की बात कही जबकि तुम्हें रेस्ट की जरूरत थी। तो हान उसके क्लोज होते हुए कहती है अब तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे से आराम करा है। ये कहकर वो उसे टीज करने लगती है और बाद में दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार आवाज आती है और दोनों घबरा कर बाहर आ जाते हैं। बाहर एक टूटी हुई डिश पड़ी हुई होती है तो दोनों समझ जाते हैं कि किसी ने तो उनको किस करते हुए देख लिया है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। फिर दोनों का ध्यान नीचे पड़ी हुई डिश पर जाता है और हान उस बर्तन को देख समझ जाती है कि ये तो गॉसिपिंग आंटी का बर्तन है। यहाँ गॉसिपिंग आंटी टाउन की औरतों के साथ होती है और वो उनको वो बात बताना चाह रही होती है लेकिन बता नहीं पा रही थी। बाकी लेडीज कहती है वैसे भी तुम अंदर ये बात रख नहीं पाओगी, इससे अच्छा बता ही दो। तो वो कहती है मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे बताऊँ। फिर कहती है सुनने के बाद शौक मत होना, आज सुबह मैं ईजन के घर जा रही थी और पता है मैंने क्या देखा? तभी अचानक हान वहाँ आके उनका मुंह बंद करके वहाँ से उनको ले जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज किसी को भी मत बताना। पर जब गॉसिपिंग आंटी अपना मुंह खोलती है तब पता चलता है कि उनको तो हान और ईजन की डेटिंग और रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि आंटी हान को डांटने लगती है कि उनका डॉग गॉसिपिंग आंटी के डॉग को हम्प कर रहा था। मतलब दोनों के डॉग्स की अलग लव स्टोरी चल रही थी। अब हान ये जानकर रिलैक्स होती है कि गॉसिपिंग आंटी को तो कुछ नहीं पता। अब हान यही सोच रही होती है कि सुबह सुबह ईजन के घर आखिर कौन आया होगा। तभी उसे सियोन की बहन मिलती है जो स्मोक कर रही थी। हान कहती है आपने फिर से स्मोक करना स्टार्ट कर दिया? तो वो कहती है हाँ, किसी साइको की वजह से, और वो तुम हो। ये कहकर वो हान को मारना शुरू कर देती है। तो हान उनके हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि मैंने क्या किया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुबह सुबह गॉसिपिंग आंटी ही ईजन के घर आने वाली थी, लेकिन उन लवली डॉगीज की वजह से वो सियोन की बहन को नाश्ता देते हुए कहती है कि इसे तुम ईजन को दे देना। और फिर बस होना क्या था, सियोन की बहन ने ही ईजन और हान को किस करते हुए देख लिया था। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो हान पर इल्जाम लगाने लगती है कि वो सियोन और ईजन दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रही है। हान उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो कुछ सुनने तक का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सियोन यंग और ईजन आकर उन दोनों को अलग करते हैं। तो सियोन की बहन ईजन और सियोन दोनों को कहती है कि हाँ तुम दोनों के साथ खेल रही है, मैं इसकी सच्चाई बाहर ला रही हूँ। हान तंग होकर चिल्लाकर कहती है कि ये सब सच नहीं है, मैं ईजन को डेट कर रही हूँ और उससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो सब
वहाँ शॉक हो जाते हैं और फिर जो नहीं होना था वही हो जाता है। गॉसिपिंग आंटी सुन लेती है और इनकी डेटिंग वाली बात जंगल में आग की तरफ फैल जाती है और अब जब भी कोई हान का मजाक उड़ाने लगता है तो ईजन जल्दी से आके बात को क्लियर करता है। गॉसिपिंग आंटी तो ये तक कहती है कि तुमने ईजन के हाथ पैर जोड़े होंगे ताकि वो तुम्हें डेट करे। तभी ईजन वहाँ आके एक प्यारा सा बुके हान को देते हुए आंटियों से कहता है कि मैंने इसके हाथ पैर जोड़े ताकि ये मुझे डेट करे क्योंकि पहले मुझे इससे प्यार हुआ। मॉम भी खुश होती है कि हान किसी और से नहीं ईजन को डेट कर रही है। यहाँ सियोन भी अपनी बहन को वार्निंग दे देता है कि आज के बाद वो उसकी लव लाइफ में दखल न दे और यही बात वो योंजो को बताते हुए कहती है कि वो सियोन के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। फिर वो अपनी चाइल्डहुड स्टोरी बताते हुए कहती है कि मुझे और सियोन को बचपन में छोड़ दिया था मेरे पेरेंट्स ने और सियोन उस टाइम डर गया था कि कहीं मैं भी उसे छोड़कर न चले जाऊं, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं सियोन की लाइफ अच्छी बनाऊंगी, उसे अच्छे से बड़ा करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी भाई की जिंदगी परफेक्ट हो, इसलिए मैं उसकी शादी एक परफेक्ट लड़की के साथ करना चाहती हूँ। यहाँ हान की पूरी फैमिली हान की और ईजन के रिलेशनशिप से खुश होती है। देन डैड योंजो से कैजुअली पूछ लेते हैं कि वो कब किसी सही इंसान के साथ होगी तो योंजो कहती है ज्यादा लालच मत करो। उसके कहने का मतलब था कि हान को एक अच्छा इंसान मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि योंजो को भी एक अच्छा इंसान मिले। खैर उसका मूड ऑफ देख यहाँ डैड भी दुखी हो जाते हैं। यहाँ ईजन की नर्स भी हान को एक्सेप्ट कर लेती है और इवन उन दोनों के लिए एक कपल शर्ट्स भी लाई होती है और हान से कहती है कि ईजन को हमेशा खुश रखना। देन फिर दिखाते हैं कि ईजन और हान एक प्यारी सी डेट पर जाते हैं और एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। देन वो टाइम आ जाता है जिनका इन दोनों को कब से इंतजार था। वो दोनों इस बार साथ में सोते हैं। अगले दिन योंजो और सियोन की पहली डेट होती है। योंजो प्रैक्टिस करती है कि वो उसे कैसे रिजेक्ट करे। तभी वहाँ सियोन आ जाता है जो फुल तैयारी के साथ आया था कि वो योंजो को इम्प्रेस करके ही रहेगा और योंजो भी उसके लुक्स और चार्मिंग नेचर को देखकर उसे रिजेक्ट ही नहीं कर पाती और उसके साथ डेट पर जाने लगती है। तभी सिग्नल पर एक बच्चा अपनी मॉम का हाथ छुड़वाकर भागने लगता है तो सियोन जल्दी से उस बच्चे को उठाकर उसकी माँ के पास लेके आता है, नहीं तो उसका गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो सकता था। खैर सियोन का बच्चों के लिए प्यार देख योंजो उसके लिए सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ ईजन को पता नहीं था कि सियोन को आखिर किस लड़की पर क्रश है, इसलिए वो यंग से पूछने लगता है लेकिन यंग भी नाटक करने लगता है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी पीछे से अचानक हान के डैड ईजन से कहते हैं मेरी बेटी को अच्छे से ट्रीट करना, नहीं तो। उन्हें अचानक यहाँ देखकर तो ईजन डर ही जाता है। डैड कहते हैं समझ में आया, तो ईजन डरते हुए कहता है हाँ। खैर वो बस ईजन के साथ मस्ती करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि फाइनली हान को प्रमोशन मिल जाता है तो सब सेलिब्रेट करने लगते हैं और उसके लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो ये प्रमोशन डिजर्व करती थी। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि किम ने उल्टा उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है, ये कहकर कि हान ने उस पर असॉल्ट किया था। हान कहने लगती है मैंने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया। तो लॉयर कहता है तुमने उसे पहले जो मारा वो सेल्फ डिफेंस था, लेकिन तुमने उसे दूसरी बार भी खुद आके होके मारा, वो असॉल्ट था। अब हान के आगे ये दिक्कत होती है कि अगर उसने आज के आज ये कंप्लेंट नहीं हटवाई तो उसका प्रमोशन उसके हाथ से चले जाएगा। इसी बीच ईजन के मेंटर को ईजन के फादर के बारे में एक लीड मिलती है और इस वजह से ईजन अपने फादर को ढूंढते हुए ओल्ड एज होम आता है, पर अनफॉर्चुनेटली स्टाफ के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब जब ईजन वहाँ से जाने लगता है तो नर्स उसे दूर से जाते हुए देख रही होती है। यहाँ हान किम को फोन करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कॉल उठा ही नहीं रहा होता। तभी उसे अपने फ्रेंड से पता चलता है कि किम अब इस कंपनी को छोड़ चुका है और अपनी नई कंपनी स्टार्ट करी है उसने और साथ ही बेस्ट स्टाफ को अप्रोच कर रहा है। ये सुनकर हान शॉक हो जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है मैंने कहा था ना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, वो बस तुम्हारे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। अब ये दोनों जैसे तैसे किम का पता लगाते हैं और उसके पास आते हैं। हान उससे कहती है कि तुम्हें कंपनी छोड़नी ही थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है क्योंकि तुमने मुझे उस वीडियो से ब्लैकमेल करा, बल्कि मैं तो ये देख रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। हान कहती है मेरे खिलाफ जो कंप्लेन तुमने करी है उसको वापस लेने का क्या लोगे। तो वो कहता है अगर तुम मेरे साथ ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन में जीत गई तो मैं कंप्लेन वापस ले लूंगा। हान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसकी फ्रेंड हान को मना करने लगती है, लेकिन हान ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है। दोनों ही ड्रिंक करना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हान की फ्रेंड उसे उठाती है तो हान उठकर पूछती है कि किम कहाँ गया। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं कि हान जीत जाती है और किम कंप्लेन वापस लेने के लिए मान जाता है और वहाँ से चले जाता है। हान सोचती है चलो एक टेंशन तो उतरी। उसकी फ्रेंड उसकी तारीफ करती है कि तुम तो इतने ड्रिंक करने के बाद भी ज्यादा ड्रंक नहीं हुई और किम को अच्छा मजा चखाया। देन हान अपने वही रिवर बैंक स्पॉट पे आ जाती है सोबर होने के लिए। तभी ईजुन वहाँ आता है और हान उसे अपने ड्रिंकिंग पास्ट के बारे में बताती है जो भी अभी किम ने उसके साथ किया और माफी मांगती है कि मुझे ड्रिंक करनी ही पड़ी। ईजुन इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। तभी अचानक वहाँ का माहौल बदल जाता है और हान अचानक बीच पर आ जाती है और ईजुन उसे दूर जा रहा होता है और हान उसे चाहते हुए भी रोक नहीं पा रही होती क्योंकि उसके पैर वही जम गए होते हैं, इसलिए वो रोने लगती है और ईजुन उस पानी में डूब जाता है। खैर ये बस हान का एक सपना होता है और वो सुबह सुबह किसी बीच के किनारे सो रही होती है। यहीं से एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब ईजुन ओल्ड एज होम से चला गया था तब नर्स एक बेसमेंट फैसिलिटी में जाती है जहाँ ईजुन के फादर को रखा गया है, वो भी वेजिटेटिव हालत में। नर्स उनके पास आके कहती है कि आज तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था, कसम से अगर तुम होश में होते तो मैं तुम्हें उसके सामने मार डालती। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 15 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान सुबह सुबह जब उठती है तो अपने आप को बीच पर देखकर शॉक हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कल रात को वो इतने नशे में थी कि उसने ड्राइवर को ही गलत पता बता दिया था। तभी उसे ईजुन का कॉल आने लगता है तो वो जल्दी से अपना कोट अपने ऊपर डालकर बात करने लगती है ताकि आसपास का शोर सुनाई न दे। ईजुन पूछता है तुम कहाँ हो, तो हान कह देती है कि मैं अपनी दोस्त के घर पर हूँ और जल्दी से फोन कट कर देती है। और जैसे कोर्ट से बाहर आती है तो सब लोग अचानक से डर जाते हैं। देन वो हैंगओवर सूप पीने आ जाती है, तब जाके उसका रात का नशा उतरता है। और जब वो फोन के कैमरे में अपनी शक्ल देखती है तो शॉप की ओनर से पूछती है क्या यहाँ
यहाँ आसपास कोई सोना है। देन दिखाते हैं कि हान तैयार वगैरह होकर सोना से बाहर आती है तो पता चलता है कि उसका फोन तो उसके पास है ही नहीं, इसलिए वो अपने फोन को ढूंढते हुए वापस उसी शॉप में आ जाती है। लेकिन ईजुन को वहाँ अचानक देख डर जाती है। शॉप वाली आंटी बताती है कि जैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला कि तुम अपना फोन यहाँ भूल गई हो तो वो भागा भागा आया है, और मैंने इसे ये भी बता दिया कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी इसलिए यहाँ हैंगओवर सूप पीने आई थी। अब ईजुन उसका मोबाइल उसे वापस दे देता है तो हान उसे समझाती है कि देखो मैं ड्रिंक नहीं पीना चाहती थी लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि मुझे पीनी पड़ी। तभी हान को उसकी फ्रेंड एक न्यूज सेंड करती है और साथ ही वीडियो भी। न्यूज में दिखाया जाता है कि किम नशे की हालत में ड्राइव करते हुए पकड़ा गया, जिस वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। और ये बात इतनी वायरल होती है कि उसका बिजनेस भी डूब जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने उसको उसकी न्यू कंपनी के लिए फंडिंग दी थी वो लोग अपनी फंडिंग वापस ले लेते हैं। ये देखकर तो हान शॉक हो जाती है और कहती है किम ने जैसे कर्म करे थे उसको वैसा ही फल मिला। लेकिन ईजन पूछता है आखिर हुआ क्या है, तो हान अब उसे उसके और किम के बीच जो ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन हुआ था उस बारे में बता देती है और कहती है अगर मैं ये कॉम्पिटिशन नहीं करती ना तो मुझे ये प्रमोशन नहीं मिलता, क्योंकि उसने मुझ पर फेक असॉल्ट का इल्जाम लगाया था। ये सुनकर ईजुन हैरान हो जाता है। हान आगे बताती है कि पहले भी जब मेरी शादी होने वाली थी तब भी मुझे उस वजह से प्रमोशन मिलते मिलते रह गया था। मैं बस वापस लौटकर अपनी जगह फिर से हासिल करना चाहती थी, इसलिए इस बार बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई और मैंने ड्रिंक कर ली। ये सब सुनकर ईजुन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे। तो हान कहती है मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की। तो ईजुन कहता है तुम नहीं वो किम, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, वो तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खराब निकला। ये सुनकर तो हान हैरान हो जाती है कि ईजुन उस पर गुस्सा नहीं है। फिर ईजुन उसे समझाता है कि उसने आज तक बहुत पेशेंट्स को देखा है जिनसे ड्रिंकिंग एक बार में नहीं छूटी, लेकिन जो हार नहीं मानते वो एक न एक दिन अपनी मंजिल पा लेते हैं। तुम्हें बस फिर से नहीं पीने की आदत डालनी है और इस बार इसमें सफल होना है। हान उसे फिर सॉरी कहती है और ये भी प्रॉमिस करती है कि इस बार वो ड्रिंक कभी नहीं करेगी। फिर हान पूछती है कि आज तुम बिजी नहीं हो, तो ईजुन बताता है कि आज से एक न्यू डॉक्टर की ड्यूटी शुरू हुई है इसलिए वो इस वीकेंड फ्री है, और कहता है क्यों ना आज हम घूमने चले, वैसे भी बाद में तुम बहुत बिजी होने वाली हो मैनेजर हान। फिर दिखाते हैं कि ये दोनों साइकिलिंग करने आ जाते हैं, लेकिन ईजुन तो बस हान को ही देखे जा रहा था, जिस वजह से वो आगे जाकर टकरा जाता है। खैर उसे चोट नहीं आई थी, बस साइकिल बिगड़ गई थी जिसे हान ठीक कर देती है। लेकिन ईजुन को वार्निंग देती है कि आगे से जब भी वो साइकिल चला रहा हो तो अपना ध्यान रखे और पीछे मुड़कर न देखे। ईजुन कहता है लेकिन मेरी नजरें तुमसे हटी ही नहीं तो मैं तुम्हें देखना बंद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि किसी को पसंद करने का यही मतलब है कि हम उसे देखे बिना रह नहीं सकते, भले मेरे सामने कितना भी अच्छा नजारा हो लेकिन मुझे बस तुम दिखती हो। ये सुनकर हान स्माइल करने लगती है और ईजुन उसे किस कर लेता है। देन दिखाते हैं कि आज सियोन और योंजू की दूसरी डेट होती है और ये दोनों भी उसी जगह आ जाते हैं जहाँ हान और ईजुन होते हैं। योंजू तो अपने सामने नजारे को देखकर ही खो जाती है। तभी उसकी एक साइकिल से टक्कर होने वाली होती है तो सियोन उसे बचा लेता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी दिखाते हैं कि साइकिल पर कोई और नहीं हान और ईजुन होते हैं और वो दोनों ही साथ में पूछते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो योंजू और सियोन भी पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। हान बताती है कि मैंने आज छुट्टी ली है और आज ईजुन भी छुट्टी पर है इसलिए हम दोनों डेट पर आए हैं, और सियोन बहाना बना देता है कि वो दोनों फील्ड ट्रिप के लिए साइट विजिट कर रहे हैं। हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लाने का सोच रहे हैं इसलिए मैं योंजू को साथ में लेके आया हूँ एडवाइस देने के लिए कि ये जगह कैसी रही। योंजू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। सियोन कहता है तुम अपनी डेट एंजॉय करो, हम चलते हैं। तो हान उन्हें रोककर कहती है कि चलो अलग होने से पहले हम सब साथ में खाना खाने चलें। तो सियोन हान को साइड में ले जाकर कहता है कि मुझे यकीन है ईजन तुम्हारे साथ अकेले टाइम बिताना चाहता है, देखो जरा उसे, वो कुछ कह भी नहीं रहा। तभी ईजन उन दोनों के बीच आके कहता है कि चलो यहाँ खाने चलें। योंजू सियोन को इशारा करती है कि मना करो, लेकिन सियोन कहता है चलना पड़ेगा। देन ये चारों खाना खाने आ जाते हैं। ईजन सियोन से पूछता है कि तुम्हारा क्रश कौन है जो तुम उसको इतना सीक्रेट रख रहे हो। ये सुनकर सियोन अनकंफर्टेबल हो जाता है लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं बताता। हान पूछती है क्या वो कोई सेलिब्रिटी है, तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो सियोन कहता है वो सेलिब्रिटी से भी सुंदर है और उसे बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है, और अगर अब तुम दोनों ने और पूछा ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो हान कहती है ठीक है अपनी शादी को भी सीक्रेट ही रखना और हमें इन्विटेशन भी मत भेजना। देन ईजुन पूछता है तुम दोनों लंच के बाद कहाँ जाने वाले हो। तो सियोन बहाना कर देता है कि इसके बाद हम क्लेम डिगिंग करने जाएंगे। तो ये सुनकर हान कहती है मैं भी वहाँ जाकर ट्राई करना चाहती हूँ, हमें साथ में चलना चाहिए। सियोन तंग होकर कहता है कि तुम ईजुन के साथ अपनी डेट पर जाओ ना, वरना ईजुन वहाँ जाकर पागल हो जाएगा। तभी ईजुन बाहर से अचानक एक पोस्टर लाकर दिखाता है कि हमें यहाँ खाने से क्लेम डिगिंग पर डिस्काउंट मिला है। मतलब ईजुन को वहाँ जाने से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन सियोन को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है कि वो दोनों इन दोनों का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। देन ये चारों क्लेम डिगिंग करने आ जाते हैं और हान और ईजुन तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हान को इतना एक्साइटेड देख सियोन ईजुन से कहता है कि ये बेवजह एक्साइटेड हो जाती है और बल्कि उन लोगों को भी थका देती है जिसके लिए काम करते हैं। भले ये बाद में शांत हो जाए लेकिन इसके सबऑर्डिनेट्स ड्रिंक के लिए तरसते होंगे। ईजुन सियोन को मिट्टी से मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बात करने की। उसके बाद तो ये दोनों ही उस कीचड़ में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन गलती से ईजुन का फोन भीग जाता है तो वो सियोन से कहता है रुको, मैं दूसरे राउंड के लिए जल्दी आऊंगा। ये कहकर चले जाता है। तभी हान और योंजू को वहाँ एक ऑक्टोपस मिलता है जिसे वो दोनों सियोन को दिखाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के पैर कीचड़ में फंस जाते हैं। अब हान और योंजू दोनों ही गिरने लगते हैं, लेकिन सियोन योंजू को संभालने के लिए आता है, जबकि वो हान से भी पीछे खड़ी थी। इसलिए हान सियोन पर चिल्लाती है क्या मैं तुम्हें दिख नहीं रही। अब सियोन हान की मदद करने आता है, लेकिन योंजू फिर फिसलने लगती है तो सियोन हान को छोड़ फिर योंजू के पास चले जाता है।
है, जिस वजह से हान बहुत बुरी तरह जमीन पर गिरती है, लेकिन उसे जरा सा भी शक नहीं होता कि योंजू ही सियोन की क्रश है। यहाँ जब हान के डैड पैसे कमाने के ऊपर एक किताब पढ़ रहे होते हैं तो मॉम उन्हें ताने मारने लगती है। तो डैड कहते हैं, क्या तुम मेरे घावों को ऐसे खुरोदोगी? अब मॉम को उन पर थोड़ा तरस आ जाता है, तो वो उन्हें लंच पर ले जाती है और मीठी मीठी बातें भी करती है, जिससे डैड का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ ओल्ड एज होम की डायरेक्टर नर्स को कॉल पर बताती है कि सियोन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वॉलंटियर्स को यहाँ फिर से भेजना चाहता है। तो नर्स धमकी देती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी को ईजन के डैड के बारे में पता चल गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? उसके बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, कुछ करो। यहाँ ये चारों एंजॉय करने के बाद बीच के किनारे बैठे होते हैं। हान नजारे की तारीफ करती है तो ईजन उसकी, दोनों ही मजाक मस्ती करने लगते हैं। देन फिर हान की नजर सियोन पर जाती है जो योंजू को ही देखे जा रहा था। हान को ये देख अजीब लगता है, तभी उसे ईजन की बात याद आती है कि कोई अगर दूसरे पर्सन को ऐसे देख रहा हो मतलब वो उससे प्यार करता है। ईजन भी उस तरफ देख लेता है और हान और ईजन दोनों समझ जाते हैं कि सियोन योंजू को प्यार करता है। अब जब ये चारों घर जाने लगते हैं तो सारे रास्ते ईजन और हान एक दूसरे से बात तक नहीं करते। योंजू और सियोन को लगता है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा, लेकिन हान का इसलिए मूड ऑफ था क्योंकि उसे उन दोनों की डेटिंग के बारे में पता चल गया था और इसलिए हान का मूड खराब देख ईजन भी उसे कुछ नहीं कहता। यहाँ दिखाते हैं कि आज यंग की बहन सियोन की बहन से मिलने आई थी। वो सियोन की बहन से कहती है कि मैंने सुना है कि सियोन किसी को पसंद करता है। सियोन की बहन कहती है हाँ वो किसी को पसंद तो करता है लेकिन मुझे बता ही नहीं रहा। ये सब सुनकर यंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी वाइफ उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम्हें पता है सियोन किसको पसंद करता है? वो झूठ कह देता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बहन बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि वो उसके बर्ताव से ही समझ गई थी। अभी यंग की वाइफ उसके पीछे ही पड़ जाती है कि बताओ कौन है वो, तो वो बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जैसे ही दोनों बहनें घर आती है तो योंजू हान से पूछती है आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? हान कहती है जिस लड़की को सियोन पसंद करता है वो तुम हो ना। अब योंजू हान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही होती और कहती है कि सभी लोगों में से सियोन को ही क्यों चुना तुमने? सोचो अगर उसकी बहन को पता चल गया तो वो तो बेहोश ही हो जाएगी। योंजू कहती है ओ मतलब तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है। हान कहती है क्या तुम सच में सियोन की बहन की दोस्त हो? तो योंजू कहती है क्या तुम सच में मेरी ही बहन हो क्योंकि तुम सियोन की बहन के जैसे बर्ताव कर रही हो? हान कहती है मुझे बस चिंता हो रही है। तो योंजू कहती है मेरे मामले से दूर रहो और फिर अंदर जाकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन हान की मॉम और डैड को हान की कंपनी की तरफ से एक बुके मिलता है और उन्हें ये पता चलता है कि उनकी बेटी को प्रमोशन मिला है। अब ये सुनकर तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और हान को कॉल करके कहने लगते हैं कि चलो इस बात पर तो एक ट्रिप होनी ही चाहिए, ये छोटी सी पार्टी करें। लेकिन हान कहती है मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि प्रमोशन मिलने पर उसका काम और भी बढ़ गया था और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और इसी मोमेंट पर हमारा पार्ट भी पूरा होता है। गाइस पार्ट 16 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान को प्रमोशन मिलने पर हान की मॉम पूरे टाउन वालों को ट्रीट देती है। तभी वहाँ ईजुन आता है तो दोनों बाहर आकर बात करने लगते हैं। मॉम को तब पता चलता है कि ईजुन को उनसे भी पहले हान के प्रमोशन के बारे में पता चल गया था। मॉम कहती है मैं बहुत खुश हूँ और अपनी बेटी की वजह से बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। ईजुन कहता है हाँ ये तो आपने सही कहा, हान है ही इतनी शानदार। अब बातें करने के बाद मॉम जब वहाँ से जाने लगती है तो उनको एकदम से चक्कर आ जाते हैं। ये देखकर ईजुन उन्हें बॉडी चेकअप करवाने पर जोर देने लगता है, लेकिन मॉम नहीं मानती और कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। तभी ईजुन को कॉल आता है तो मॉम वहाँ से चले जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर बेहोश हो जाती है। अब ईजुन घबरा जाता है और जल्दी से सियोल के उस हॉस्पिटल लेके आता है जहाँ वो काम करता था और वहाँ जाके मॉम की कंडीशन के बारे में पता चलता है कि मॉम को हेपेटाइटिस था, जबकि उन्होंने कभी अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया था। हेपेटाइटिस मतलब मॉम को लीवर में सूजन हो गई थी। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो लगातार दर्द में थी और उनकी पूरी कंडीशन उनकी फैमिली को बताते हैं और कहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी होना बहुत जरूरी है। अब पूरी फैमिली शर्मिंदा होती है कि उन्हें कभी पता कैसे नहीं चला मॉम की कंडीशन का और वो लोग बल्कि और अपने ड्रिंकिंग वाले ड्रामे से मॉम को परेशान करते रहे। डैड को बहुत ज्यादा ही पछतावा होता है क्योंकि वो तो हमेशा मॉम के आसपास ही रहते थे। यहाँ इन दोनों बहनों में भी अब सब सही हो जाता है और दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेती हैं। फिर हान कहती है तुम अपने बच्चों के पास जाओ, मैं यहाँ संभालती हूँ, अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, अगर कुछ भी काम हुआ तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। देन जब योंजू घर आती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि घर पर सियोन आया था और बच्चों की केयर कर रहा था, लेकिन उसे थैंक्स कहने की जगह योंजू उस पर भड़क जाती है और कहती है प्लीज अगली बार से ऐसा मत करना और अब तुम अपनी ये कोशिशें करना बंद करो। अब वो वहाँ से जाने लगती है तो सियोन उसे रोकता है तो वो गुस्से में कहती है मेरी मॉम बीमार है और मुझे अभी तक ये बात पता ही नहीं चल पाई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डेट्स पर जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। ये सुनकर सियोन को झटका लगता है कि वो सब टाइम वेस्ट था योंजू के लिए और अब योंजू वहाँ से चली तो जाती है लेकिन घर के अंदर आकर बहुत रोती है। अगले दिन दिखाते हैं कि मॉम को होश आ जाता है तो डैड डॉक्टर को बुलाने चले जाते हैं और हान अपने मॉम को गले से लगा लेती है। यहाँ टाउन के लोग भी यही दुआ करते हैं कि हान की मॉम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ ईजुन का मेंटोर उससे मिलने आता है और पता चलता है कि ईजुन को हॉस्पिटल आना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि वो तो इस जगह से भागता है जैसे कोई भूत हो। वो बस इसलिए हान की मॉम को यहाँ लेके आया क्योंकि यहाँ लीवर स्पेशलिस्ट बेस्ट है और हान की मॉम भी उसकी एक फैमिली मेंबर की तरह है। देन मेंटोर ईजुन के डैड के बारे में बात करता है और उम्मीद करता है कि ईजुन जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेगा ताकि ईजुन को आखिरकार क्लोजर मिल सके। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जैसे ही ईजुन के डैड उसे मारने आते हैं तो ईजुन उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता
होता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड ईजन के डैड को वहाँ से घसीट कर ले जाते हैं, इससे पहले कि वो ईजन को कोई और नुकसान न पहुंचा दें। लेकिन इन सब चक्कर में उस बेचारी नर्स की मौत हो जाती है, जिसका सर टेबल से टकराया था, और अब सबकी उंगलियां ईजन पर उठने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि हान की मॉम को अब लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन हान के डैड और योंजो का लीवर मैच नहीं करता, इसलिए अब हान टेस्ट करवाने जाती है और यही बात यंग सियोन को बता रहा होता है। तो ये सुनकर सियोन कहता है, अगर हान का भी मैच नहीं हुआ ना तो मैं अपना लीवर डोनेट करने को भी तैयार हूँ। तो ये सुनकर यंग चौंक जाता है और कहता है कि अगर तेरी बहन को पता चला ना तो वो तेरा लीवर ट्रांसप्लांट होने से पहले ही तुझे मार डालेगी। और वो हैरान भी होता है कि सियोन योंजो के लिए इतनी दूर तक जाने को तैयार है। तो सियोन गुस्से में कहता है, भला तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मैं उसको उसकी मॉम के लिए परेशान होते हुए नहीं देख सकता। यंग बताता है कि तेरी बहन रात दिन मुझे टॉर्चर करके ये पूछने की कोशिश करती है कि तू किससे प्यार करता है। अब लगता है कि मुझे उसे बता ही देना चाहिए कि तो योंजो से प्यार करता है और उसके लिए अपना लीवर भी कुर्बान करने को तैयार है। तो सियोन उसे चुप करवाने लगता है कि कहीं कोई सुन न ले। या हान का भी टेस्ट रिजल्ट आ गया था और डॉक्टर बताता है कि वो भी अपनी मॉम को लीवर डोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी तक बहुत ज्यादा ड्रिंक करती आई है। इसलिए अब हान बाद में रोने लगती है और उसे पहली बार पछतावा होता है ड्रिंक करने के लिए। बाद में ईजन उसे ढूंढते हुए आता है और दिलासा देता है और बताता है कि अगर वो फिर से हार्ड वर्क करे और अपना लीवर फैट कम कर सके तो वो डोनेट कर सकती है। लेकिन हान कहती है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ईजन कहता है, मैं जानता हूँ, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, पर अगली सुबह डॉक्टर आके बताते हैं कि हान की मॉम को एक डोनर मिल चुका है और अब उनकी सर्जरी की तैयारी शुरू हो जाती है। और हान की मॉम बेहोश होने से पहले उस ट्रिप को इमेजिन करने लगती है जो कभी वो हान के साथ जाना चाहती थी। लेकिन तभी पता चलता है कि हान की मॉम को लीवर डोनेट करने वाला इंसान कोई और नहीं, उनकी खुद की बेटी हान है। शायद वो किसी को बिना बताए ये कर रही है। देन यहाँ ईजन के नर्स को दिखाते हैं जो उस नर्स की फोटो के सामने खड़ी होती है जिसकी मौत ईजन के डैड के झगड़ा करने के चक्कर में हो गई थी। नर्स गुस्से में दिखती है और कहती है कि वो उसे सजा दिलाकर रहेगी। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 17 की शुरुआत में दिखाते हैं कि मॉम को सर्जरी रूम से वापस लाया जाता है और उनकी सर्जरी नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि लास्ट टाइम पर लीवर डोनर की फैमिली पीछे हट गई है, इसलिए हम लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। लेकिन हान हार नहीं मानती, वो हर दिन डेली वर्कआउट करके अपना फैट लेवल नॉर्मल कर ही लेती है। और डॉक्टर अब हान से कहते हैं कि तुमने बहुत जल्दी अपना फैट लेवल कम कर दिया, जबकि ऐसा करना मुश्किल है, तुम अब आराम से अपनी मॉम को लीवर डोनेट कर सकती हो। ये सुनकर हान और ईजन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये बात जैसे ही मॉम को पता चलती है कि हान डोनर बन रही है तो वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें करते हुए नहीं देख सकती। अब हान मॉम को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम कहती है बस यही बात खत्म करो, मुझे और आगे नहीं सुनना, और आज के बाद तुम हॉस्पिटल नहीं आओगी। अब डैड को भी गुस्सा आ जाता है कि बस करो, तुम्हें जीना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है ये हान के लिए आसान है? मॉम कहती है मैं ऐसे ही जीऊंगी और मर जाऊंगी। तो डैड गुस्से में कहते हैं तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, और फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब डैड बाहर आकर रोने लगते हैं तो हान उन्हें कंफर्ट करने आती है। डैड कहते हैं मुझे तुम्हारी मॉम पर यूं ही चिल्लाना नहीं चाहिए था, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनकी वजह से किसी भी दर्द से गुजरे। हान कहती है चिंता मत करो डैड, मैं मॉम को मना लूंगी। डैड सैड होते हैं कि वो अभी भी सबके लिए बोझ बने हुए हैं। फिर रात को दिखाते हैं जब मॉम सो गई होती है तो हान उन्हें कंबल उड़ाकर अपनी बहन से बात करने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन फिर दिखाते हैं कि मॉम सोई नहीं थी, वो बस सोने की एक्टिंग कर रही थी और वहाँ से भागने की तैयारी में होती है। लेकिन तभी ईजन उन्हें पकड़ लेता है और पूछता है आप कहाँ जा रही हैं? तो मॉम कहती है मुझे जाने दो, लेकिन ईजन उन्हें रोककर दूसरी जगह ले आता है समझाने के लिए। मॉम पहले ही कह देती है तुम कुछ भी कहो, मेरा जवाब वही है, मैं सर्जरी नहीं करवाने वाली, बस मैंने माँ होने के नाते आज तक हान के लिए कुछ भी नहीं किया, एटलीस्ट मैं इतना कर सकती हूँ ताकि वो सफर न करे। ईजन कहता है आपको पता है हान ने भी उस दिन मुझसे सेम यही बात कही थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब हान का जॉगिंग करते हुए पैर मुड़ जाता है तो ईजन दौड़ते हुए आता है और कहता है अब तो रेस्ट ले लो। तभी बारिश होने लगती है तो ईजन कहता है चलो घर चलें, लेकिन हान कहती है मैं हार नहीं मानूंगी, मैंने आज तक अपनी मॉम के लिए कुछ भी नहीं किया, मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं उन्हें सफर करने नहीं दूंगी, मैं उनकी परेशानियां खत्म कर सकती हूँ। और ये कहकर वो दौड़ने चली जाती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ईजन हान की मॉम को समझाता है कि हान ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है ताकि वो अपना लीवर आपको डोनेट कर सके, उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, अगर आप उसकी मेहनत देखती ना तो आप कभी सर्जरी करवाने के लिए मना नहीं करती, इसलिए प्लीज हान के लिए सर्जरी करवा लीजिए। तभी वहाँ हान मॉम को ढूंढते हुए आ जाती है तो मॉम उससे कहती है कि मैं सर्जरी करवाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हान सरप्राइज होती है और मॉम को गले लगाते हुए कहती है कि मॉम मैं आपके बिना नहीं रह सकती। दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। तब वो टाइम दिखाते हैं जब हान पैदा हुई थी तो मॉम कहती है मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था बड़े होकर तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि हान की मॉम की सर्जरी हो जाती है और इसके बाद हमें 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। हान की मॉम अब रिकवर हो रही होती है और हान भी रिकवर हो जाती है और अपनी जॉब पर भी वापस आती है और वो भी अपनी नई पोजीशन पर मैनेजर बनके। उसकी फ्रेंड उसके लिए बहुत खुश होती है कि वो काम पर वापस आ गई और उससे ज्यादा काम नहीं करने देती ताकि हान को कोई कॉम्प्लिकेशंस न हो, क्योंकि हान को रिकवर हुए बस 1 महीना ही तो हुआ था। देन हान घर आती है बच्चों के लिए पेस्ट्रीज लेके। बाद में जो हान से पूछती है तुम्हारी कंडीशन कैसी है? हान कहती है सब लोग शॉक हो गए कि मैं इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गई। फिर वो योंजो से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मुझे क्या हुआ? तो हान कहती है मैं कब से सोच रही थी कि क्या तुमने मेरी वजह से सियोन से रिश्ता तोड़ा। योंजो कहती है ऐसा नहीं है, मैं पहले से ही सोच कर बैठी थी कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी, मैं उसकी वजह से अपनी फ्रेंड को नहीं खोना चाहती। हान कहती है क्या
पता सियोन की बहन ये जानकर खुश हो और वो तुम दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स दे दे। अब हान चाहती थी कि योंजो फिर से एक बार सियोन के बारे में सोचे, लेकिन योंजो मना कर देती है और कहती है मैं मॉम का पेंशन वाला बिजनेस संभालने का डिसाइड कर चुकी हूँ और मेरे पास अपडेट करने के लिए टाइम नहीं है। अब हान आगे अपनी बहन को कुछ नहीं कहती। अगले दिन दिखाते हैं कि टाउन के सब लोग हान की मॉम से मिलने हॉस्पिटल आते हैं सिवाय गॉसिपिंग आंटी के। तो हान की मॉम उनके लिए पूछने लगती है कि वो क्यों नहीं आई। तो एक लेडी कहती है पूछो ही मत, और फिर बताती है कि कल रात ईजन ने सियोन के जूनियर कलीग यानी जो इंस्ट्रक्टर किम है उसको गॉसिपिंग आंटी के रेस्टोरेंट से चोरी करते हुए पकड़ा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब किम चोरी करके जा रहा था तो ईजन अपने टाइकोंडो स्किल्स से उसको एक ही बार में पटक देता है, लेकिन बाद में जब वो चेहरा देखता है तो शॉक हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि गॉसिपिंग आंटी सीसीटीवी प्रूफ और किम और ईजन के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और कहती है पुलिस वाले से कि किम को जेल में डालो। तो किम कहता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? माना मैं चोरी करने गया था लेकिन चुरा पाया क्या? नहीं ना, और बल्कि ईजन ने मुझे मारा। ये सुनकर गॉसिपिंग आंटी उसे चुप करवा देती है और पुलिस वाले पर चिल्लाकर कहती है तुम कर क्या रहे हो, इसे अंदर करो। लेकिन ईजन बीच में आके गॉसिपिंग आंटी को समझाता है कि इसकी जगह आप इसे माफ कर दीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों अजनबी हैं। तो गॉसिपिंग आंटी कहती है हम दोनों के बीच बस एक ही रिश्ता है, ये चोर है और मैं विक्टिम हूँ। तो किम तंग होकर कहता है कम ऑन मॉम। ये सुनकर पुलिस वाला शॉक हो जाता है कि मॉम, और ईजन की तरफ देखता है तो वो भी हाँ में सर हिलाता है। गॉसिपिंग आंटी गुस्से में कहती है मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं इसे अपने खानदान से कक्का निकाल चुकी हूँ, इसे जेल में फेंको। ये कहकर जाने लगती है। तो किम मॉम को रोकते हुए कहता है कि प्लीज मॉम एक बार के लिए ये बात जाने दो ना। अब गॉसिपिंग आंटी का हाथ किम छोड़ ही नहीं रहा होता तो वो अपना हाथ छुड़वाने लगती है और इस चक्कर में उनकी ड्रेस की स्लीव फट जाती है और उसके बाद तो उनको इतना गुस्सा आता है कि वो न आओ देखती है और न ताओ, डायरेक्ट किम को मारना शुरू कर देती है और बेचारा वहीं पिट जाता है। यहाँ यही बात टाउन वाले हान के डैड को बताते हैं तो इनमें ये चर्चा होने लगती है कि कैसे बेटे अपने बाप जैसे बन जाते हैं, लेकिन वो इस बात से खुश होते हैं कि ईजन अपने डैड जैसा नहीं निकला। यहाँ ईजन न्यूज देख रहा होता है ताकि उसको अपने डैड का कोई तो सुराग मिले कि आखिर वो कहाँ है। तभी उसे डिटेक्टिव का कॉल आता है और ईजन एक रिटायर्ड नर्स से मिलने आता है जो कि बहुत पहले ईजन के डैड का ख्याल रखती थी जब वो जेल में थे। रिटायर्ड नर्स कोई और नहीं ओल्ड एज होम की डायरेक्टर होती है। ईजन उनसे अपने डैड के बारे में पूछने लगता है तो नर्स कहती है मुझे उनके बारे में कोई खबर नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं। देन फिर वो लेडी पूछती है कि तुम अपने डैड को क्यों ढूंढ रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उन्हें कभी देखना भी नहीं चाहती। तो ईजन कहता है मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। अगले सीन में पता चलता है कि असल में ये मुलाकात ईजन के नर्स ने ही प्लान की थी और अभी ओल्ड एज होम की डायरेक्टर ही ईजन के डैड की केयर टेकर है और वो ईजन की तलाश पर उसके डैड को ताने मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक पल के लिए ईजन के डैड को होश आता है और वो समझ जाते हैं कि बात उसके बेटे की ही हो रही है। अगले दिन दिखाते हैं कि ईजन का बर्थडे होता है इसलिए हान आज उसके लिए कुकिंग कर रही है। डैड उसे हैरान होते हुए देख कहते हैं तुम्हें तो कुकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये तुमने बनाया है। तो हान कहती है जब मेरे हाथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फिक्स कर सकते हैं तो ये सूप बनाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन फिर दिखाते हैं कि हान ने तो किचन को फिश मार्केट बना दिया था जैसे वहाँ कोई तूफान आया हो। डैड कहते हैं ईजन लकी है। तो हान कहती है नहीं बल्कि मैं लकी हूँ। आपको पता है जब मैं हॉस्पिटल में थी ना तो उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था, उसने मुझे स्पेशल फील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए मेरी बारी है उसे स्पेशल फील करवाने की। अगले सीन में दिखाते हैं कि ईजन और हान दोनों नर्स के हाथ का बनाया हुआ सूप टेस्ट करते हैं और बल्कि हान नर्स के बनाए हुए सूप की तारीफ भी करती है और मन में कहती है ओ तो इस सूप का टेस्ट ऐसा होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब हान की फैमिली ने हान के हाथ का बनाया हुआ सूप टेस्ट किया था तो उन्होंने हान की भर भर के बेइज्जती करी थी। अब हान के डैड दोनों बच्चों से कहते हैं कि भूखे रहने से अच्छा है चलो मैं तुम्हें चल के पेस्ट्री खिलाता हूँ, और जब ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं तब हान अपना बनाया हुआ सूप टेस्ट करती है और वाकई उसे भी लगता है कि उसकी बेइज्जती यूं ही नहीं हुई। देन प्रेजेंट में दिखाते हैं कि हान नर्स को कहती है आज मैंने ईजन के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। तो ईजन कहता है तुम्हें मेरे बर्थडे पर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन नर्स अब वहाँ से जाने लगती है तो ईजन उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। नर्स उसे समझाती है कि तुम्हें अब अपने पास्ट से निकलना होगा और खुश रहना सीखना होगा। जब तुम्हें हान मिली थी क्या तुमने डिसाइड नहीं करा था कि तुम खुश रहोगे? आई होप कि तुम आज से लेके अपने बर्थडे के दिन खुश रहो, खुद के लिए ना सही हान के लिए खुश हो जाओ जो हमेशा से तुम्हारी साइड है। ये समझाकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यंग की मम्मी गॉसिपिंग आंटी के साथ बैठी होती है जो अब भी हान की मॉम की तबीयत के बारे में यंग की मॉम से नहीं पूछती कि वो कैसी है, उनकी कंडीशन क्या है, क्योंकि गॉसिपिंग आंटी अपने बेटे को लेकर ही परेशान होती है और हान की मॉम के ठीक होने की बात को टाल देती है। देन उसी टाइम जब हान की मॉम गॉसिपिंग आंटी से मैसेज पर उनकी खैरियत पूछती है तो गॉसिपिंग आंटी को बहुत शर्म आती है। या हान की मॉम पर अब सियोन की बहन ज्यादा प्यार जताने लगी थी क्योंकि वो मॉम के लिए उनकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हेल्दी खाना बनाकर लाई थी। ये सारी बात मॉम योंजो को बताती है और कहती है कि जब सियोन की बहन मेरी एज में आ जाएगी तो सियोन भी अपनी बहन का ऐसे ही ध्यान रखेगा। इसलिए योंजो कंफ्यूज होती है कि क्या वो अपनी फीलिंग्स फॉलो करे या सियोन की बहन के खातिर पीछे हट जाए। या हान और ईजन दोनों घूमने जाने लगते हैं और यंग और सियोन दोनों ईजन को वीडियो कॉल पर ही बर्थडे विश कर देते हैं। यंग कहता है हमारा तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना ही तुम दोनों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। हान कहती है आज मैंने ईजन के लिए पूरा दिन प्लान करके रखा है। सियोन कहता है वाओ मुझे तो ईजन से जेलसी हो रही है। तो ईजन कहता है जेलस हो रहे हो तो फोन काट दो, वैसे ही मैं ड्राइविंग करते वक्त डिस्टर्ब हो रहा हूँ। देन दोनों विश करके फोन कट कर देते हैं और फिर हान म्यूजिक सुनने लगती है। सियोन कहता है ईजन कितना लकी है। तो यंग कहता है तो तुम भी तो योंजो को छोड़ किसी और को डेट कर सकते हो, जेलस क्यों हो रहे हो? सियोन कहता है नहीं योंजो मेरे लिए परफेक्ट है, एक बार उसकी मॉम की तबीयत ठीक हो जाए फिर हम
हम दोनों का रिलेशन ट्रैक पर आ जाएगा। तो यंग शॉक होते हुए कहता है क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी? तो सियोन कहता है हम दोनों बस अभी ब्रेक पर हैं, मैं वेट करूंगा उसका जब तक योंजो मुझसे डेट करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। लेकिन यंग उसकी इस पॉजिटिविटी या जिद कह लो उसे इरिटेट हो जाता है और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 18 की शुरुआत में दिखाते हैं हान ईजन को बर्थडे वाले दिन पहाड़ों में ले जाती है और वो दोनों एक राइड पर बैठे होते हैं। ईजन खुश होता है लेकिन पूछता है तुमने इस जगह को ही क्यों चुना? तो हान कहती है क्या तुम्हें याद नहीं? फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब ईजन हान का हॉस्पिटल में ख्याल रख रहा था तो हान पूछती है क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते हो या कहीं जाना चाहते हो? तो ईजन कहता है मैं किसी ऊंची जगह जाकर इस ठंड के मौसम को महसूस करना चाहता हूँ। यही बात हान ईजन को याद दिलाती है और कहती है ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बर्थडे और मैं इस दिन को तुम्हारे साथ खुलकर जीना चाहती हूँ। ये सुनकर ईजन को नर्स की बात याद आती है कि उसे अपने पास्ट से निकलकर खुश रहना सीखना होगा, भले खुद के लिए ना सही मगर हान के लिए जो हमेशा उसके साथ खड़ी है। और अब जाके वो स्माइल करता है। अगले सीन में दिखाते हैं जब हान अपने हाथ वगैरह धोकर वहाँ आती है उसी जगह तो ईजन वहाँ नहीं होता तो वो कॉल पर उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए? तो वो कहता है जरा खिड़की के पास आकर नीचे देखना। हान ऐसा ही करती है और सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ईजन ने उसके लिए बर्फ से आई लव यू लिखा था। देन ये लोग सेल्फीज वगैरह लेते हैं और बर्फ में बहुत मस्ती भी करते हैं। यहाँ जब योंजो सारा घर का काम अकेले संभाल रही होती है तो सियोन की बहन भी आके उसकी मदद करने लगती है और बताती है कि तुम्हारी मॉम को मैं प्रैक्टिकली अपनी मॉम मानती हूँ। जब मैं और मेरे भाई को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था तब उन्होंने हमें सपोर्ट करा, इसलिए देखा जाए तो हम दोनों एक फैमिली हुए। और बताती है जब मैं तुम्हारी मॉम से मिलने गई थी तो उन्होंने बताया कि वो चाहती है कि काश योंजो को भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। उनको बुरा लग रहा था कि योंजो को सब अकेले संभालना पड़ रहा है। योंजो ये सुनकर कहती है मॉम भी ना, उन्हें रेस्ट करने की जगह मेरी चिंता हो रही है। सियोन की बहन कहती है तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए ताकि उन्हें तुम्हारी चिंता न हो। ये कहकर वो जल्दी से उसे एक लड़के का फोटो भी दिखाती है और वो लड़का भी डिवोर्सी होता है और वो भर भर कर उसकी तारीफें करने लगती है ताकि योंजो हाँ कह दे। योंजो मना करने लगती है लेकिन सियोन की बहन तो जैसे उसके पीछे ही पड़ जाती है कि एक बार मिलने में क्या हर्ज है और जैसे तैसे योंजो को मना के डेट पर ले ही जाती है। और अब यही खबर यंग की बहन आके सियोन और यंग को बताती है कि भाभी योंजो को एक ब्लाइंड डेट पर लेके गई है। ये खबर सुनकर तो जैसे सियोन का दिल ही टूट जाता है और वो अचानक वहाँ से उठकर चले जाता है। यहाँ ईजन और हान को दिखाते हैं जो घूम फिर कर घर लौट आए थे। हान बहाने से वहीं रुकती है और ईजन को घर के अंदर भेजती है और अंदर आके ईजन को एक प्यारा सा सरप्राइज मिलता है जो किसी और ने नहीं हान ने ही उसके लिए तैयार किया था और बल्कि एक क्यूट सी वीडियो भी उसके लिए प्रिपेयर करी थी। हान उस वीडियो में कहती है थैंक यू हमेशा मेरा टफ टाइम में मेरा साथ देने के लिए, तुम्हारे साथ होने की वजह से मैं सब कुछ फेस कर सकी। मैं भी ऐसे ही हमेशा तुम्हारी साइड रहकर ही तुम्हारी ताकत बनूंगी। थैंक यू ईजन, आई लव यू। ये वीडियो देखकर ईजन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी हान पीछे से उसके लिए बर्थडे केक लेकर आती है और ईजन एक विश मांगकर कैंडल ब्लो करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। देन जब हान सो रही होती है तो ईजन उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। तभी बाहर से बहुत जोरदार बारिश की आवाज आती है तो वो खिड़की बंद करने आ जाता है। तभी अचानक उसको वो नर्स मरी हुई दिखती है और पास में उसके डैड खड़े हुए होते हैं। लेकिन डोंट वरी गाइस, ये सब बस एक ईजन का डरावना सपना था। वो अभी भी हान के साथ सो रहा होता है। अगले दिन जब योंजो अपने घर से बाहर आती है तो देखती है कि सियोन उसके घर के एंट्रेंस पर बैठा हुआ है। एक्चुअली वो सारी रात ड्रंक होकर वहीं बैठा हुआ था। योंजो उसे आकर उठाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम ड्रंक हो? तो सियोन उठकर योंजो से कहने लगता है या यूं कहो कि गुजारिश करता है कि वो उस आदमी को डेट न करे जिसे सियोन की बहन ने मिलवाया था। योंजो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो सियोन कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये कहते कहते ही फिर वो उसके कंधे पर ही सो जाता है। तो वो जल्दी से उसे दूर कर देती है और सियोन उसका नींद में नाम लेने लगता है। तो वो उसे जैसे ही छूने जाती है तभी अचानक वहाँ सियोन की बहन उसको ढूंढते हुए आती है और योंजो से गुस्से में कहती है अपना हाथ दूर करो। देन ये लोग अलग से बात करने आ जाते हैं। सियोन की बहन पूछती है तुमने ब्लाइंड डेट वाले लड़के को रिजेक्ट क्यों किया? योंजो कहती है क्या तुम बस मुझसे ये पूछने आई हो? सियोन की बहन जल्दी से कहती है कि सियोन की वजह से। ये सुनकर योंजो हैरानी से पूछती है क्या तुम्हें हम दोनों के बारे में? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यंग और सियोन की बातें सियोन की बहन ने गलती से सुन ली थी और उसको पता चल गया था कि सियोन योंजो से प्यार करता है और ये जानकर वो शॉक हो गई थी। प्रेजेंट में दिखाते हैं सियोन की बहन कहती है इतना भोला बनने का नाटक क्यों करा? तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि सियोन तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो। क्या तुम प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मेरे बारे में सोचा तक नहीं? योंजो कहती है ऐसा नहीं है, देखो मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। सियोन की बहन को लगता है कि योंजो को उसकी कोई परवाह नहीं है और वो गुस्से में कहती है अगर तुम मुझे इस नदी में डूबते हुए नहीं देखना चाहती तो हम दोनों भाई बहन से दूर रहना। ये कहकर जाने लगती है तो योंजो उसे रोकने लगती है। सियोन की बहन कहती है तुम्हें क्या लगा मैं यूं ही धमकी दे रही हूँ तुम्हें? ये कहकर वो डूबने के लिए जाने भी लगती है, लेकिन योंजो जैसे तैसे उसे बचा लेती है और कहती है तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, बस तुम ये मत करो। इसलिए अब सियोन की बहन गुस्से में वहाँ से चले जाती है और योंजो घर आकर बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ ईजन को दिखाते हैं जो उस नर्स की माँ से मिलने आता है जिसकी मौत हुई थी। वो लेडी ईजन को उसके पैसे लौटा देती है जो कभी ईजन ने उसे दिए थे और वो ईजन से कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। ये हान सियोल में होती है और हॉस्पिटल के पास वाले स्टोर में कुछ लेने आई होती है। तभी वो वहाँ दो नर्सों को ईजन के बारे में बातें करते हुए सुनती है या यूं कहो कि गॉसिप कर रही होती है कि एक कातिल का बेटा डॉक्टर कैसे बन गया, उसे तो डॉक्टर कभी बनना ही नहीं चाहिए था और हॉस्पिटल में भी सारे लोगों का यही मानना था। देन वो नर्स ये भी कहती है अरे कल तो उस नर्स की डेथ एनिवर्सरी थी ना, अगर ईजन नहीं होता तो वो नर्स आज जिंदा होती। ये सब सुनकर हान हक्की बक्की रह जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिस नर्स की मौत हुई थी उसी ने आगे होकर ईजन का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लेकिन उसे नहीं पता था ईजन का बर्थडे का दिन वो उसकी
जिंदगी का आखिरी दिन होगा। खैर, जब हादसा होने के बाद नर्स को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, वो उससे पहले ही अपना दम तोड़ देती है और ईजन बहुत बुरी तरह हिल जाता है कि ये उसकी वजह से क्या हो गया। यहाँ हान इंटरनेट पर उसी नर्स के बारे में न्यूज सर्च करती है तो उसे सारी खबर पता चल जाती है कि ईजन किस दर्द से गुजर रहा है और साथ ही देखती है कि लोग उसको अभी भी ट्रोल कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। यहाँ दिखाते हैं कि फाइनली ईजन के डैड को सब याद आ गया था और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं कि मुझे ईजन से मिलना है। और यहाँ उनकी केयर टेकर नर्स को भरोसा दिलाती है कि ईजन को अभी तक सच्चाई का नहीं पता है। फिर से एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस नर्स की मौत ईजन के बर्थडे पर हुई थी, जिस वजह से ईजन सदमे में चला गया था। और जब वो उसके फ्यूनरल पर आता है तो नर्स की माँ ईजन को देखकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन ईजन की नर्स जो उस नर्स के क्लोज थी जो मर गई थी, वो उस नर्स की माँ को संभालती है और ईजन को गुस्से से घूरने लगती है। प्रेजेंट में ईजन उसी नर्स की फोटो के सामने खड़े होकर उससे माफी मांगता है और कहता है कुछ देर के लिए मैं लालची हो गया था खुशियाँ पाने के लिए, मैं ये डिजर्व ही नहीं करता हूँ। अब जब ईजन उस जगह से जाने लगता है तो अचानक हान छाता लेके उसके पीछे से आ जाती है। ईजन हैरानी से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? हान कहती है मैंने कहा था ना मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगी, और उसे गले लगाकर कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए अपने आप को दोष मत दो। ये सुनकर ईजन रो पड़ता है और हान उसे कंफर्ट करने लगती है। यहीं से एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब हान ईजन के बर्थडे के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी तो बार बार रोने लगती है और फिर बार बार उसे इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। वो बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी उसके प्यार और सपोर्ट के लिए। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 19 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान को ईजन के पास्ट के बारे में पता चल गया होता है, जितना भी ऑनलाइन उस इंसिडेंट के बारे में लिखा था। उसके बाद हान ईजन को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। देन वो समझ जाती है कि ईजन अभी कहाँ मिल सकता है, इसलिए वो उसके पास आ जाती है क्योंकि वो उस नर्स से मिलने गया था जिसकी मौत हुई थी। और जब हान उससे मिलती है तब बारिश हो रही थी। देन ईजन अपनी लाइफ स्टोरी हान को बताता है कि जब वो छोटा था तो तब से ही अपनी दादी के साथ रहता था, क्योंकि मॉम को खोने के बाद डैड डिप्रेस हो गए थे और उन्होंने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे और घर भी छोड़ दिया। उसके बाद दादी और मैं इस टाउन में आ गए क्योंकि ये दादी का होम टाउन है। और जब मैंने स्कूल में यहाँ न्यू एडमिशन लिया था तब मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमने मेरी अंधेरी जिंदगी में जैसे उजाला ला दिया था। मुझे लगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, लेकिन एक दिन मेरे डैड मेरे सामने अल्कोहलिक बनकर आ गए और तभी से मेरा बुरा सपना शुरू हो गया। दिखाया जाता है कि ईजन ने अपने डैड को अपना इलाज करवाने के लिए बहुत बोला, लेकिन वो नहीं माने, तो ईजन को थक हार कर उन्हें उसी हॉस्पिटल में लॉक करना पड़ा और वो भी सिर्फ उनकी भलाई के लिए ही था। दोनों डॉक्टर्स उसके डैड को पकड़कर इलाज के लिए वहाँ से ले जाते हैं ताकि उनका दिमाग अपने ठिकाने पर आ सके, लेकिन एक दिन उनकी वजह से वहाँ एक नर्स की मौत हो जाती है। ये सब सुनने के बाद हान पूछती है इन समय तुम्हारी गलती कैसे हुई? फिर से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डैड ईजन को मनाने लगते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, जैसा कि तुमने बोला मैंने ट्रीटमेंट लिया है और मैं अब पूरी तरह पीना छोड़ चुका हूँ, मैं कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। ईजन बताता है और बस मैंने अपने डैड को रिलीज कर दिया। अगर मैं उनको रिलीज नहीं करता, एक बेटा बन के नहीं बल्कि एक डॉक्टर बन के सोचता, तो शायद आज वो नर्स जिंदा होती। मैं चाहता था कि मेरे डैड को उनके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन इसकी जगह वो कम सजा में छूट गए क्योंकि वो अल्कोहलिज्म के पेशेंट थे और उनके जो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड थे मेरे पास, उनको एज अ प्रूफ वहाँ सबमिट किया गया और इन द एंड उनको मेरी वजह से ही कम सजा मिली। मैं समझ सकता हूँ लोग मुझे क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। हान पूछती है क्या तुम इसलिए सियोल की जॉब छोड़कर यहाँ आ गए? तो वो कहता है नहीं, मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि वो रिलीज होने के बाद गायब हो गए। जब दादी की डेथ हुई थी मुझे लगा एटलीस्ट वो उनको लास्ट गुड बाय तो कहने आएंगे, लेकिन वो तब भी नहीं आए। अभी भी उनको इलाज की जरूरत है, मैं कोई दूसरा हादसा होने नहीं दे सकता। हान पूछती है क्या तुम इसलिए अल्कोहलिज्म स्पेशलिस्ट बने तुम्हारे डैड की वजह से? तो वो कहता है हाँ। हान कहती है तुमने इस वजह से ड्रिंक करना छोड़ दिया था है ना? तो ईजन कहता है क्या मतलब? ये सब हुआ तो मेरी वजह से ही। हान उसे गले लगा के कंफर्ट करती है कि प्लीज तुम अपने आप को ऐसे दोष मत दो। अगले दिन दिखाते हैं कि हान की मॉम रिकवर होकर हॉस्पिटल से वापस घर आ जाती है और पूरा टाउन उनसे मिलने आया होता है सिवाय गॉसिपिंग आंटी के जो उन्हें दूर से देख रही थी। देन ईजन भी हान की मॉम का चेकअप करने घर आता है और बताता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन आपको बहुत केयर करनी है अपनी और अपनी दवाइयाँ टाइम से खानी है। डैड कहते हैं चिंता मत करो, मैं अच्छे से इनकी स्पेशल केयर करूंगा और मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता। तो मॉम कहती है बस भी करो। देन हंसी मजाक के बाद बात ईजन और नर्स पर शिफ्ट हो जाती है। तो मॉम नर्स से कहती है ईजन लकी है जो आप उसकी साइड है और उसका ध्यान रखती है। तो ईजन कहता है हाँ आपने सही कहा, जो इतनी अच्छी इंसान मेरे साथ खड़ी है। नर्स कहती है बस भी करो, मैं चलती हूँ। ईजन कहता है मैं भी चलता हूँ। नर्स कहती है तुम यहीं रुको, आराम से आ जाना, और फिर वहाँ से चली जाती है। देन ईजन और हान के रूम में होते हैं और ईजन हान के बचपन की फोटोज देख रहा होता है। हान पूछती है तुम नर्स देख के इतने क्लोज कब से हो? तो ईजन बताता है कि जब से मैं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इंटर्न था, उन्होंने उस टाइम ही वहाँ काम के लिए अप्लाई करा था। उन्होंने कहा कि जब हम साथ में ही काम शुरू कर रहे हैं तो हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तभी उसको उनकी ग्रेजुएशन फोटोज दिखती है और ईजन कहता है तुम कितनी प्यारी लग रही हो, और ये कहता है उसका रोमांटिक मोड ऑन हो जाता है। लेकिन वहाँ डैड के आने की आवाज आ जाती है तो ये दोनों एक झटके से अलग हो जाते हैं। डैड उनको फ्रूट्स देने आए थे, तभी वो देखते हैं कि ये दोनों फोटो एल्बम देख रहे हैं तो वो भी वहीं बैठने लगते हैं, लेकिन हान उन्हें वहाँ से
बहाने से निकाल रही होती है कि आपको बहुत काम होगा ना। डैड कहते हैं मुझे तो कोई काम नहीं है, चलो साथ में फोटो एल्बम देखते हैं। अब हान उनको काम याद दिलाने लगती है तो डैड कहते हैं मेरे जाने के बाद क्या तुम दोनों कुछ करने वाले हो? तो हान कहती है ऐसा कुछ नहीं है डैड, और वहाँ से उनको ले जाने लगती है। तो डैड ईजन को इशारा करते हुए जाते हैं कि मेरी सारी नजरें तुम पर है। यहाँ दिखाते हैं कि हान की कंपनी में एक कार एक्सीडेंट का केस आता है और हान को बोला जाता है कि वो अच्छे से एनालाइज करके बताए कि वो कार का एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है या कोई कार में फेलियर था या ड्राइवर की गलती थी। यहाँ ईजन के डैड को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए डायरेक्टर नर्स बेक को मैसेज करती है कि जब भी उसको होश आता है तो वो वाइल्ड हो जाता है। तो नर्स रिप्लाई करती है उसको दवाइयां देते रहो जब तक वो शांत नहीं हो जाता। यहाँ ईजन डिटेक्टिव से अपने डैड के बारे में ही बात कर रहा होता है। तो नर्स बेक सुन लेती है। फिर ईजन नर्स को बताता है कि मैं कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड नर्स से मिला था, लेकिन उन्हें भी मेरे डैड के बारे में कुछ नहीं पता है। वो उनकी मेडिकल केयर करती थी जब वो जेल में थे। तो नर्स उसे समझाती है कि तुम्हें अब उसको ढूंढना बंद करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ईजन ये सुनकर कहता है यही बात मुझे उस नर्स ने भी कही थी जो अब रिटायर्ड हो गई है। मैंने उनका बैकग्राउंड चेक भी करवाया और पता चला कि आप दोनों कॉलेज क्लासमेट थी। उनका नाम योंगी है। नर्स ऐसा दिखावा करती है जैसे उनको तो पता ही नहीं कि वो कौन है और वो उनसे कभी नहीं मिली। या सियोन को जैसे ही पता चलता है कि योंजो अपने दोनों बच्चों को उसकी क्लास यानी टैekwondo छुड़वा रही है तो वो अपनी बहन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज वो योंजो को मनाए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो सियोन के कॉल्स पिक ही नहीं कर रही थी। लेकिन सियोन की बहन कहती है मैं क्यों उसको मनाऊं, वो उसकी मर्जी। सियोन कहता है उसके बच्चे टैekwondo में बहुत अच्छे हैं, उनको टैekwondo बहुत पसंद है। तो उसकी बहन कहती है क्या तुम उनके बिना मर जाओगे? नहीं ना, तुम्हें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, बस यही बात खत्म करो। अब सियोन की दाल यहाँ गलने वाली नहीं थी, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। यंग पूछता है तुम कब तक ऐसा ही नाटक करती रहोगी जैसे तुम उन दोनों के बारे में जानती ही नहीं? तो वो कहती है मेरे मरने तक, और मैंने अब योंजू से भी रिश्ता खत्म कर दिया है। यहाँ ईजन को बताती है कि वो वीकेंड पर बिजनेस ट्रिप पर जा रही है क्योंकि वो एक कार के एक्सेलरेशन इशू को एनालिसिस कर रही है और रिजल्ट ये आया था कि कार में कोई खराबी नहीं थी। इसलिए वो खुद जाकर उस पर्सन को ये खबर देना चाहती है क्योंकि ड्राइवर की रोजी रोटी इस पर डिपेंड है। जब तक मैं खुद जाकर नहीं समझाऊंगी मुझे नहीं लगता उनको अपना फॉल्ट समझ में आएगा। मुझे सीओ को भी रिपोर्ट करना है कि वो वैन नर्सिंग होम की है। तो ईजन बताता है मैं कुछ दिन पहले वहाँ गया था अपने डैड की तलाश में, लेकिन वहाँ से भी मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली। खैर वैसे मैं तुम्हारे साथ आता, लेकिन उस दिन मेरी एक मीटिंग है। हान कहती है चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। देन ईजन उसके लिए टी बनाने चले जाता है। हान पूछती है तुम्हारा चार्जर कहाँ है, मुझे फोन चार्ज करना है। तो ईजन बताता है कि मेरे डेस्क के ड्रॉअर में है, लेकिन तब उसे याद आता है कि वहाँ तो उसका कन्फेंशियल लेटर और नेकलेस का बॉक्स रखा हुआ है और वो जल्दी से भागता है। लेकिन हान तब तक वो चीजें देख चुकी थी और उससे पूछती है ये तुमने कब लिया? तो वो बताता है कॉलेज के टाइम में। तो हान हैरानी से पूछती है तो ये तुमने मुझे अभी तक दिया क्यों नहीं है और ये अभी तक तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तो वो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता था, बस दे नहीं पाया, ये पुराना हो गया है, मैं तुम्हारे लिए नया ला दूंगा। तो हान कहती है क्यों, मुझे ये पसंद है, और फिर वो उसे ये नेकलेस पहनाने को बोलती है। तो वो पहना देता है और कहता है तुम बहुत प्रिटी हो, और दोनों ही फिर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ये हान की मॉम गॉसिपिंग आंटी से मिलने आती है क्योंकि वो उनसे अपनी नजरें चुरा रही थी और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो गॉसिपिंग आंटी कहती है तुमने मुझ जैसे इंसान को क्यों मिस किया, तुम्हें तो मौका मिलते ही मुझसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। हान की मॉम हैरानी से पूछती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तो वो कहती है मुझे माफ करना, मैं जानबूझकर तुम्हें अवॉइड कर रही थी, मुझे लगा मुझे देखकर तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मैं हमेशा ऐसी बातें बोलती थी जिससे तुम्हारा बीपी बढ़ जाता था। तो हान की मॉम कहती है हाँ तो फिर तुम ऐसी बातें बोलती ही क्यों थी? तो वो कहती है मुझे माफ करना। फिर गॉसिपिंग आंटी अपनी साइड की स्टोरी बताती है कि जब उनकी शादी हुई थी और वो हनीमून पर गए थे तो उनके हस्बैंड के दोस्त भी उन्हें फॉलो करते हुए वहाँ आ गए और उसके हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने चले गए और आधी रात को घर पहुंचे, वो भी पूरे ड्रंक होकर। देन गॉसिपिंग आंटी उनको नींद में बड़बड़ाते हुए सुन लेती है कि वो हान की मॉम से प्यार करते थे, लेकिन उनको शादी गॉसिपिंग आंटी से करनी पड़ी। ये सुनकर तो उनको धक्का लगता है। उसके बाद से बस गॉसिपिंग आंटी अपने आप को हान की मॉम से कंपेयर करते हुए आई है, इसलिए वो उन्हें हर बार नीचा दिखाती रहती थी। ये सब बता के वो हान की मॉम से माफी मांगती है और साथ ही बहुत शर्मिंदा भी होती है। हान की मॉम हैरान होती है, लेकिन इस बात पर नहीं कि गॉसिपिंग आंटी ने उन्हें नीचा दिखाया, बल्कि इस बात पर कि उसका हस्बैंड गॉसिपिंग आंटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बल्कि उसके हस्बैंड और हान की मॉम ने तो कभी डेट भी नहीं करा था और वो उससे कहती है तुम इतने सालों तक अंदर ही अंदर क्यों घुटती रही, मैं होती तो मैं तो कब का भाग जाती। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ और उसने तुझे दुख दिया तो अकेले सहने की जगह मुझे बताना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और फिर इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। देन यहाँ योंजो सियोन की बहन को बहुत सारे मैसेजेस करती है ताकि वो अपनी नाराजगी खत्म कर दे, लेकिन वो उसके एक भी कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती। तभी हान वहाँ आती है तो योंजो उसके गले में नेकलेस को नोटिस करते हुए कहती है क्या ये ईजन ने दिया? तो वो कहती है हाँ। योंजो कहती है ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। देन हान थकी हुई होती है तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ सियोन पागल हो रहा था क्योंकि योंजो उसके मैसेजेस और कॉल का जवाब ही नहीं दे रही थी, इसलिए वो यंग से कहता है मैं ऐसे होश में नहीं रह सकता, मुझे ड्रिंकिंग करने की जरूरत है, तुम बस मुझे पिक करने आ जाना। यंग कहता है इस टाइम क्या तमाशा करने का प्लान है? तो वो कहता है कौन सा तमाशा, तुमने कहा तो था कि लास्ट टाइम तुमने मुझे बार में सोते हुए पिक कर लिया। यंग कहता है हाँ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो फुल बखेड़ा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब यंग सियोन को पिक करके घर लाता है तो वो उसे जगाने लगता है कि उठो, लेकिन सियोन तो उठकर बाहर निकल जाता है। यंग डर जाता है कि कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर देखता है कि उसकी शर्ट वेन के डोर में ही फंस गई है। अब उसको लगता है कि पीछे किसी इंसान ने उसकी शर्ट पकड़ी हुई है, इसलिए वो अपने आप को छुड़वाने लगता है और बहुत जोर से नीचे गिर जाता है। ये सब बातें बता के यंग उसे ताने मारने लगता है कि सही में तुम ब्लैक बेल्ट हो। सियोन तो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने ऐसा किया। खैर वो जब वहाँ से जाने लगता है तो यंग के मुंह से निकल जाता है कि अगर तुम फिर से ड्रंक होके योंजो के पास गए ना तो इस बार ये किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। सियोन कहता है फिर से का
क्या मतलब है। अब जाके यंग को सब बताना पड़ता है कि उस दिन वो ड्रंक होकर योंजू से मिलने गया था, लेकिन वहाँ जाकर सो गया और उसकी बहन को भी उन दोनों के बारे में पता चल चुका है और उसकी बहन ने ही योंजू को तुमसे दूर रहने के लिए कहा है और साथ ही कहता है देखो बल्कि तुम्हारी वजह से उन दोनों की दोस्ती टूट गई। सियोन को ये सब जानकर झटका लगता है और वो गुस्से में पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। यंग कहता है तुम करने के वाले हो, अगर तुम्हारी बहन को पता चला कि ये सब मैंने तुम्हें बताया है तो वो मुझे मार डालेगी। लेकिन वो कहता है मैंने पूछा कि मेरी बहन कहाँ है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। सेकंड लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि जैसे सियोन को यंग से पता चलता है कि उसकी बहन योंजू और उसे अलग करना चाहती है तो वो सीधे सीधे लेकिन गुस्से में उसे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ पर है अभी। या सियोन की बहन को दिखाते हैं जिसने सियोन के लिए हर्बल मेडिसिन खरीदी थी क्योंकि आजकल वो सैड होने की वजह से ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था। ये देख किम कहता है कि सियोन कितना लकी है जो उसके पास आपके जैसी बहन है। देन सियोन की बहन किम को कहती है कि उससे कहना वो टाइम पर ये लेता रहे। देन किम नोटिस करता है कि सियोन की बहन ने 5 साल पुराना वाला कोट पहना हुआ है और उससे कहता है कि अब तो आपको इस जैकेट को फेंक देना चाहिए, ये बहुत पुराना हो गया है। तो वो कहती है नहीं, ये अभी भी बहुत चल सकता है, वैसे भी मैं गरीब हूँ। किम कहता है जब आप हर्बल मेडिसिन खरीद सकती हैं तो कुछ जैकेट्स भी खरीद सकती होंगी, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती और ये सारी बातचीत सियोन और यंग दोनों सुन लेते हैं। सियोन को रियलाइज होता है कि उसकी बहन उसकी बहुत ज्यादा परवाह करती है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। अगले दिन हान वैन को डिलीवर करने ओल्ड एज होम आती है और वहाँ की डायरेक्टर को कार एक्सीडेंट की सारी प्रॉब्लम समझाती है कि ड्राइवर पैनिक करने की वजह से उसने ब्रेक की जगह एक्सेलरेशन पर पैर रख दिया था, उसने जानबूझकर नहीं किया, ऐसा बहुत बार हो जाता है। देन डायरेक्टर पूछती है कि मेरी कार कब तक रिपेयर होगी तो वो कहती है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है तो मैं जल्दी ही रिपेयर कर दूंगी, जब तक आप कंपनी की तरफ से रिप्लेसमेंट गाड़ी ले लीजिए, मैंने वो बाहर खड़ी कर दी है। देन डायरेक्टर उस ड्राइवर पर केस न करने के लिए भी मान जाती है। देन हान जब बस से वापस टाउन जाने लगती है तो उसे ईजन का कॉल आता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पिक करने आया हूँ, तुम कहाँ हो और मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है। तो हान कहती है मैं तो वहाँ से कब की निकल चुकी हूँ और अभी बस में हूँ। देन ईजन कहता है कोई बात नहीं, हम घर पर मिलते हैं। तभी वो वहाँ उस रिटायर्ड नर्स को देख लेता है और वो ईजन को यहाँ देख घबरा जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि ईजन तो यहाँ बस अपनी दोस्त को पिक करने आया था। देन ईजन उनसे पूछता है कि आप यहाँ की डायरेक्टर हैं, क्योंकि आपने तो कहा था कि आप रिटायर्ड हो गई हैं। तो वो कहती है मैं रिटायर्ड ही हूँ, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए अपनी दोस्त की मदद करने के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ। तभी उनको ईजन के नर्स का कॉल आता है और वो जल्दी से पिक कर लेती है। यहाँ टाउन के बस अड्डे पर होती है और वो नर्स बेग को वहाँ देख लेती है तो वो उनको कॉल करके पूछती है कि आप टाउन के बस अड्डे पर हैं, मुझे लगा जैसे मैंने आपको देखा। तो वो बस में चढ़ते हुए कहती है कि नहीं, मैं तो टाउन में ही नहीं हूँ, सियोल में हूँ। लेकिन हान उन्हें बस में बैठते हुए देख लेती है और हैरान रह जाती है। यहाँ नर्स बाय कहकर कॉल कट कर देती है और हान को उन पर शक होने लगता है कि इन्होंने झूठ क्यों बोला। यहाँ ईजन को भी डायरेक्टर पर शक होने लगता है। खैर अभी तो वो वहाँ से चले जाता है और उसी टाइम नर्स बेग ओल्ड एज होम आती है। डायरेक्टर बताती है कि ईजन और हान दोनों आज यहाँ आए थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो दोनों दोस्त हैं, मुझे लगा ईजन को उसके डैड के बारे में पता चल गया, मैं तो घबराई गई थी। नर्स डायरेक्टर से पूछती है ईजन को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना। तो वो कहती है शायद नहीं। फिर वो उससे पूछती है तुम कब तक इसको ऐसे ही यहाँ छोड़ने वाली हो। लेकिन नर्स बेग कुछ नहीं जवाब देती। या गॉसिपिंग आंटी ने हान की मॉम के ठीक होने पर एक छोटी सी पार्टी रखी होती है। जब सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहाँ यंग और सियोन भी आ जाते हैं। योंजो सियोन को देख ऑकवर्ड हो जाती है। देन पार्टी के बाद योंजो बाहर आके अपनी फ्रेंड को कॉल पर कहती है कि मैं जल्दी ही अपने बच्चों को पिक करने आ जाऊंगी। देन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो सियोन बाहर आके योंजो से माफी मांगता है क्योंकि उसने ड्रंक होकर सीन क्रिएट कर दिया था उस दिन और उसकी वजह से उसकी दोस्ती टूटी उसकी बहन से। और साथ ही वो कहता है मैं तुम पर गिव अप कर दूंगा। तो योंजो कहती है अच्छा है, लेकिन तब सियोन कहता है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो, क्या तुम मेरी बहन को समझ सकती हो, तुम तो उसको सबसे ज्यादा जानती हो कि जब भी बात मेरी आती है तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, भले तुम मुझे माफ मत करो लेकिन क्या तुम मेरी बहन को माफ कर सकती हो। तो योंजो कहती है मैं क्या ही माफ करूं, बल्कि ये सब मेरी गलती है। सियोन कहता है नहीं, बल्कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती टूटी, प्लीज मेरी बहन के साथ तुम्हारी दोस्ती जैसी थी वैसी कर लो। और ये कहकर वहाँ से चली जाता है। यहाँ हान के दिमाग में बस यही चल रहा था कि नर्स बेग ने झूठ क्यों बोला और यहाँ ईजुन भी आज डायरेक्टर से जो मुलाकात हुई थी उस बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि जब नर्स बेग का कॉल डायरेक्टर को आया था तो ईजुन ने कॉलर आईडी देख ली थी और वहीं वो याद करता है कि जब उसने नर्स से पूछा था कि क्या वो डायरेक्टर को जानती है तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि वो कौन है। यही बातें ईजन को कंफ्यूज कर देती है कि आखिर नर्स से क्या छुपा रही है। देन अगले ही पर डिटेक्टिव से ईजन को पता चलता है कि वो ओल्ड एज होम नर्स बेग के नाम पर है और शायद यहाँ कहानी थोड़ी क्लियर होती है। कितने सालों तक नर्स बेग ने ईजन के डैड को दूसरों से छुपाए कैसे रखा, वो भी बिना किसी की नजरों में आए, क्योंकि वो ओल्ड एज होम उनका ही होता है। अगले दिन हान सियोल में जब अपना बॉडी चेकअप करवाने आती है तो फिर से वो वहाँ की उन दोनों नर्सों को ईजन के बारे में गॉसिपिंग करते हुए सुन लेती है और इस बार हान चुप नहीं रहती, उन दोनों नर्सों को सबके सामने डांट देती है और वो दोनों हान से डर के वहाँ से चली जाती है। और ये सारा तमाशा ईजन के मेंटोर ने भी देख लिया था। वो हान को पहचान जाता है और दोनों फिर बात करने आ जाते हैं। मेंटोर कहता है ईजन ने उस टाइम अपने डैड को रिलीज करके कोई गलती नहीं की, अगर कोई और भी डॉक्टर होता तो उनको उनकी कंडीशन के बेस पर रिलीज कर देता, लेकिन किसने सोचा था बाद में नर्स की मौत हो जाएगी, इसमें ईजन की कोई गलती नहीं है। पर वो अपने आप को दोष दे रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम भी उसकी साइड हो, मुझे तो लगा कि सिर्फ नर्स बेग ही उनकी साइड है। ये सुनकर वो पूछती है क्या आप बता सकते हैं कि नर्स बेग किस टाइप के इंसान है। तो वो कहता है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं थी, सिर्फ ईजुन और उस नर्स के साथ क्लोज थी जो मर गई, क्योंकि उसने नर्स बेग की यहाँ एडजस्ट होने में मदद करी थी जब वो इस हॉस्पिटल में नहीं आई थी। नर्स बेग भी उस नर्स की वैसे ही केयर करती थी जैसे वो ईजन की करती है। लेकिन इंसिडेंट होने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या नर्स बेग ने ईजन को कभी ब्लेम करा होगा? बल्कि वो तो ईजन के साथ टाउन चले गई। अगर वो उस नर्स के बारे में सोचती जो मर गई है तो ईजन को देखते से ही उन्हें नफरत होने लगती। देन मेंटर ये भी बताता है कि वो अभी तक इस गिल्ट में होंगी कि उस दिन उन्होंने उस नर्स के साथ अपनी ड्यूटी क्यों शिफ्ट करी। ये सुनकर हान हैरान हो जाती है। देन यहाँ ईजन के डैड को दिखाते हैं जो बस सोने का नाटक कर रहे थे और एक मौका ढूंढते हैं यहाँ से बाहर निकलने का। यहाँ जब नर्स ओल्ड
तेज होम आती है तो ईजन उन्हें कॉल करके ये पूछता है कि आप अभी कहाँ पर हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो झूठ कह देती है कि मैं कहीं और हूँ, जबकि ईजन तो उनके सामने खड़ा हुआ होता है और वो उसे यहाँ देख हैरान हो जाती है। ईजन डायरेक्ट उनसे पूछता है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आप क्या छुपा रही हैं, क्या मेरे डैड यहाँ पर हैं? तभी एक आवाज उन दोनों का ध्यान खींच लेती है और ईजन का डैड डायरेक्ट उसको मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ईजन उन्हें वक्त रहते पकड़ लेता है और पूछता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो डैड कहते हैं मैं तुम्हें टॉर्चर करके और मार कर इससे अपना बदला ले सकता हूँ। ये सुनकर ईजन कंफ्यूज हो जाता है। देन डैड ईजन को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में ईजन के हाथ से खून आने लगता है। देन वो जैसे कांच की टूटी हुई बोतल से ईजन को मारने जाते हैं तो नर्स बीच में आ जाती है और उनके पेट में वो बोतल चली जाती है। देन वहाँ पुलिस के आने की आवाज आ जाती है तो ईजन के डैड घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। तब तक हान भी वहाँ आ चुकी थी। नर्स बस ईजन को देखे जा रही होती है और वो बहुत जोर से रोने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं नर्स ईजन के डैड से कहती है तुम यही मरोगे, इससे ज्यादा मैं अपने बेटे ईजन के लिए नहीं कर सकती। देन दिखाते हैं कि नर्स अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। एक और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब हान और ईजन का ग्रेजुएशन वाला दिन था तो वहाँ नर्स बेक यानी ईजन की मॉम भी उसको देखने आई थी और दूर से हान के साथ उसे खुश देख रही थी। देन फिर वो वहाँ से चले जाती है और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस। लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं हान और ईजन जब नर्सिंग होम जा रहे थे तो वहीं पास में ईजन के डैड ड्रिंक कर रहे थे, जो उन दोनों को जाते हुए देख लेते हैं। देन ईजन हान को कार में इंतजार करने का कहकर खुद नर्सिंग होम के अंदर चली जाता है, लेकिन जैसे ही हान ईजन के डैड को भी ईजन के पीछे जाते हुए देखती है तो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। देन प्रेजेंट में दिखाते हैं कि नर्स बेक की सर्जरी हो रही होती है और ये दोनों बाहर बैठे होते हैं। देन डिटेक्टिव आके ईजन को बताता है कि हम तुम्हारे डैड को आसपास के इलाके में ढूंढ रहे हैं। देन हान आके बताती है कि नर्स बेक की सर्जरी हो गई है और अब वो ठीक है। देन वो नर्स बेक के घर आती है उनके कपड़े वगैरह लेने के लिए। वहीं उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सारा सच लिखा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नर्स बेक ईजन के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसके डैड इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते और उसे अबॉर्शन करवाने को कह देते हैं, लेकिन नर्स बेक उन्हें मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। इसलिए अब ईजन का जब जन्म होता है तो नर्स बेक ईजन को उसकी दादी को दे देती है और नर्स बेक को जबरदस्ती अब्रॉड भेज दिया जाता है। देन कई साल बीत जाते हैं और वो ईजन के ग्रेजुएशन के टाइम वापस आती है, लेकिन अपनी पहचान छुपा लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ईजन को लगे कि उसकी माँ मर चुकी है तो शायद उसे कम दर्द हो। लेकिन वो हमेशा उसके आसपास रहती थी, उसकी परछाई बनकर। ईजन के बर्थडे वाले दिन जब उनके डैड उनको मिलने के लिए बुलाते हैं तो वो उस नर्स के साथ अपनी शिफ्ट बदल लेती है और फिर आगे वही होता है जो मैं पहले पार्ट्स में बता चुकी हूँ, यानी उस नर्स का मर्डर। इसके बाद नर्स बेक ईजन के डैड को सबक सिखाने का ठान लेती है और इसलिए उन्होंने नर्सिंग होम में उनको लॉक कर दिया था जब तक कि वो मर नहीं जाते। ये सब ईजन उस डायरी में पढ़ लेता है और जानकर शॉक में होता है। तभी ईजन की मॉम को भी होश आ जाता है और वो ईजन के हाथ में उस डायरी को देख समझ जाती है कि ईजन को सब कुछ पता चल चुका है। ईजन कहता है आपको सब कुछ मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तो वो कहती है मैं डर गई थी कि तुम मुझे कभी देखना नहीं चाहोगे, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। देन ईजन इतना इमोशनल हो जाता है कि वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है और नर्स रोने लगती है। हान भी ये देख लेती है और ईजन को आके कंफर्ट करने लगती है क्योंकि ईजन को समझ नहीं आता कि वो ये सब कैसे प्रोसेस करे। उसे तो अभी तक इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नर्स बेक उसकी मॉम है। तो हान कहती है ये सब एक्सेप्ट करना आसान नहीं, तुम बस थोड़ा अपने आप को टाइम दो। तभी टाउन की औरतों को भी पता चलता है कि ईजन की स्कॉलरशिप और पढ़ाई का सारा खर्च नर्स बेक ने ही उठाया था। देन यहाँ डिटेक्टिव नर्स बेक से इन्वेस्टिगेशन करने आता है और एक नई बात पता चलती है कि ईजन के डैड को नर्स बेक ने ही किडनैप करके नर्सिंग होम में रखा था, मतलब वो जेल से रिलीज होने के बाद खुद से गायब नहीं हुए थे। देन वहाँ हान आती है तो डिटेक्टिव वहाँ से चले जाता है और इन दिनों ईजन अपनी मॉम से दूर दूर रह रहा था। तो नर्स बेक हान को कहती है कि तुम हमेशा उसके साथ रहना जब तक कि वो मुझे माफ न कर दे, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं वो फिर से तुम्हें अपने आप से दूर न कर दे। तो हान कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा आपके कहने का मतलब क्या है। देन यही सीन कट हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि जब हान अपनी जॉब से वापस लौट रही होती है तो उसका कोई पीछा करने लगता है। हान डर जाती है और एक जगह छुप जाती है। अब जैसे ही वो आदमी पास आता है तो हान उस पर पीछे से अटैक कर देती है। ईजन भी वहाँ अचानक से आ जाता है और उस आदमी को एक ही पंच में ढेर कर देता है। देन तब पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं सियोन होता है। बेचारा बहुत बुरी तरह पिट गया। एक्चुअली सियोन योंजो को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए वो सियोल भाग गया था और अपने पीछे बस उसने एक लेटर छोड़ा था अपनी बहन के लिए कि वो सियोल जा रहा है, वो यहाँ नहीं रह सकता और इस वजह से उसकी बहन अब बीमार हो जाती है। देन तभी वहाँ उसकी सास आती है तो सियोन की बहन कहती है कि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपके बेटे से शादी करी थी ना, लगता है मुझे इसी की सजा मिल रही है क्योंकि मेरा भाई भी सियोल भाग गया है और वो योंजो से बहुत प्यार करता है और मैं उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ हूँ इसलिए। देन उसकी सास कहती है मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। जब मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ खुश देखती हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं फालतू ही तुम्हें आज तक परेशान करती आई, तुम्हें भला बुरा कहा, शायद मेरा ईगो बीच में आ रहा था। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम भी सियोन और योंजो को एक्सेप्ट कर लो ताकि तुम्हें मेरी तरह जिंदगी भर पछताना न पड़े। ये सुनकर तो सियोन की बहन हैरान हो जाती है। देन फिर इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। ये हान और ईजन सियोन को खाना खिलाने लाते हैं क्योंकि वो 2 दिनों का भूखा था और ऊपर से बिना पैसे और फोन के सियोल में भटक रहा था। देन ईजन को डिटेक्टिव का कॉल आता है तो वो बात करने बाहर चले जाता है। फिर हान सियोन को भी ईजन के डैड के मिसिंग होने का और साथ ही नर्स बेक ईजन के मॉम में ये बता देती है। ये जानकर तो वो हैरान रह जाता है और फिर सियोन भी उसे सियोल में आने का रीजन बता देता है और कहता है मेरे लिए योंजो को भूल पाना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। देन हान और ईजन घर आ जाते हैं तो हान उससे कहती है तुम सियोल क्यों आए थे? तो ईजन कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हान कहती है चिंता तो मुझे होनी चाहिए इस बात की कि कहीं तुम मुझे फिर से अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल दो। देन फ्लैशबैक में दिखाते हैं नर्स ने हान को बताया था कि ईजन ने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे डर था कि उसके डैड कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दें। प्रेजेंट में हान ईजन को बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया कि तुमने पहले मुझसे रिश्ते क्यों खत्म करे थे ताकि मैं हर्ट ना हो जाऊं, है ना? देन ईजन ये सुनकर कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो हान भी मुस्कुराते हुए कहती है अब से
मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर वो भी हंसते हुए कहता है ठीक है। देन वो उसे हक कर लेता है। अगले दिन योंजो सियोन की बहन के लिए हेल्दी खाना बनाकर लाई होती है और यंग को देते हुए कहती है इसे तुम्हारी वाइफ को दे देना, लेकिन बताना मत कि मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन सियोन की बहन योंजो को देख लेती है और वो पकड़ी जाती है। देन ये दोनों अंदर आ जाते हैं और सियोन की बहन कहती है क्या तुम भूल गई कि अब हम दोनों दोस्त नहीं है? तो योंजो कहती है तुमने दोस्ती तोड़ी है मुझसे, मैंने नहीं तोड़ी। मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम वापस मेरी दोस्त नहीं बन जाती। और साथ ही बताती है कि उस दिन सियोन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें समझूं। वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है और ये भी चाहता है कि हम दोनों जैसे पहले थे वैसे हो जाएं। वो नहीं चाहता कि तुम अकेले पड़ जाओ। मुझे उसकी काइंडनेस से प्यार हुआ था, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं उसे भूल जाऊंगी। सियोन की बहन इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो पगला घर से भाग गया है। ये सुनकर योंजो शॉक हो जाती है। तब सियोन की बहन कहती है क्या तुम उसे वापस ला सकती हो, क्योंकि सिर्फ तुम ही एक हो जिसकी वो सुनेगा। इसका मतलब वो उन दोनों को डेट करने की परमिशन दे देती है। ये सुनकर योंजो को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता, लेकिन सियोन की बहन अब बस अपने भाई की खुशी चाहती है। ये सब हान की मॉम सुन लेती है और वो भी योंजो को बाद में समझाती है कि अगर उसने डिसीजन नहीं लिया तो कहीं वो बाद में पछताए नहीं। तभी डैड आ जाते हैं और मॉम के लिए वो छोटी सी फैमिली फ्रेम लाए थे। उन दोनों का प्यार देख योंजो अब डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या करना है। अगले दिन वो सियोन को ढूंढते हुए सियोल आ जाती है। सियोन जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब योंजो उसे आवाज लगाती है और वो उसको यहाँ देख हैरान हो जाता है। देन दोनों एक जगह आकर बैठकर बात करते हैं। सियोन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुश्किल है पर मैं कर लूंगा। योंजो ये सुनकर कहती है मुझे आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें कुछ कहने आई थी, लेकिन लगता है अब कहने की जरूरत नहीं है। सियोन जल्दी से पूछता है क्या कहना है तुम्हें? तो योंजो कहती है हम डेट करें और बताती है कि तुम्हारी बहन ने हम दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया है। ये सुनकर तो सियोन को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बहन मान गई और योंजो खुद आगे होकर उसके पास आई है। योंजो उसे फिर वही बातें रिपीट करती है, लेकिन फिर आगे ये भी कहती है मैं उसे जाकर कह दूंगी कि तुमने मुझे अभी अभी रिजेक्ट कर दिया है और तुम मुझे भूलना चाहते हो। तो सियोन हड़बड़ाते हुए कहता है मैंने सब कहा, प्लीज सब भूल जाओ, एक मिनट में सब वापस लेता हूँ जो भी मैंने कहा। बहन योंजो उसे देख हंसने लगती है और फिर कहती है कि जल्दी से अपनी बहन को कॉल करो और बताओ, मैं अपनी इकलौती दोस्त को चिंता करते हुए नहीं देख सकती। तो वो जल्दी से अपनी बहन को कॉल करके कहता है मैं टाउन वापस आ रहा हूँ और फिर योंजो को हक करके कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और तुम्हें कभी भी स्ट्रगल नहीं करने दूंगा, आई लव यू। ये सुनकर योंजो इमोशनल हो जाती है। ये हान और ईजन जब ईजन के डैड को ढूंढ रहे होते हैं तो हान माँ बेटे को जाते हुए देखती है और सोचती है कि कहीं ईजन के डैड अपनी मॉम के ग्रेव पर तो नहीं गए। और एग्जैक्टली हान का अंदाजा सही था। जब वो दोनों ईजन की दादी के ग्रेव पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें 2-4 अल्कोहल की खाली बोतलें पड़ी हुई मिलती है। तो वो दोनों ईजन के डैड को आसपास ढूंढने लगते हैं। तभी ईजन को डिटेक्टिव का कॉल आता है और अगले सीन में दिखाते हैं कि ईजन अपने डैड का फ्यूनरल कर रहा है। एक्चुअली डिटेक्टिव ने कॉल पर ये बताया था कि उसके डैड उसकी दादी के ग्रेव के पास मरे हुए मिले थे और जब वो उसकी टीम को मिले तब तक उनका दिल रुक चुका था और उनकी मौत अल्कोहल ज्यादा पीने की वजह से हुई है। ईजन के साथ वहाँ सिर्फ हान होती है और कोई भी फ्यूनरल पर नहीं आया होता, लेकिन बाद में सारे टाउन के लोग उधर आते हैं और ईजन के हर चीज में मदद करते हैं। यहाँ तक कि उसके ओल्ड पेशेंट ने भी वहाँ फूल भिजवाए थे। उसके दोस्त आने जाने वाले लोगों के नाम रजिस्टर करते हैं और टाउन की लेडीज वहाँ का खाने पीने का काम संभाल लेती है। ईजन उन सबको बस अपना काम करने देता है और उन सबको थैंक्स कहता है। देन बाद में वो एक जगह आकर अकेले बैठा होता है तो हान भी उसके साथ आकर बैठ जाती है, लेकिन ईजन अंदर ही अंदर दुखी होता है और कहता है कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया और ना ही एक अच्छा डॉक्टर। लेकिन हान उसे दिलासा देती है कि उसकी माँ ने ये सब इसलिए सहा ताकि उसका बेटा खुश रह सके। देन दिखाते हैं कि ईजन नर्स बेक यानी अपनी मॉम को भी फ्यूनरल पर लाता है और सबके सामने कहता है कि मॉम शुक्रिया हमेशा मेरा साथ देने के लिए, आपकी वजह से मैं हर चीज को फेस कर पाया हूँ। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सब चीयर करने लगते हैं कि नर्स बेक भी ईजन को बेटा कहे। नर्स बेक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब वो हिम्मत करके ईजन को बेटा कहती है तो सब इमोशनल हो जाते हैं और ईजन और उसकी मॉम दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर दिखाते हैं कि हंसी खुशी एक साल बीत जाता है और नर्स बेक की प्रोबेशन खत्म हो जाती है और अब वो कुकिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है। हान और ईजन अभी भी डेट कर रहे हैं और खुश हैं। घर में ईजन और सियोन दोनों बेस्ट फ्यूचर सन इन लॉ का टाइटल पाने के लिए कंपटीशन करते रहते हैं। ईजन अब एक नया हॉस्पिटल खोलता है जहाँ खास तौर पर शराब की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज होता है। हान अब जब भी टीम डिनर पर जाती है तो ड्रिंक नहीं करती। देन ड्रामा का एंड बड़ा प्यारा होता है गाइस। जब हान और ईजन जॉगिंग करने निकलते हैं तो रास्ते में हान को फिर से ड्रिंक करने की तलब जागती है, पर तभी ईजन उसे किस करके भाग जाता है तो वो भी हंसते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ती है कि अरे मुझे एक और किस चाहिए। और इसी मोमेंट पर ये ड्रामा पूरा होता है गाइस। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।